नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेनेशन 3.0 में आपका स्वागत है। ये कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और अनुवादित है। कृपया मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 131 प्रतियोगिता। 5वें समूह के बीच प्रतियोगिता देखने में काफ़ी रोचक थी, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं था। उनसे पहले आए पहले 4 समूहों ने दर्शकों को युद्ध में और अधिक व्यस्त कर दिया। उनमें कोई भी असाधारण प्रतिभा नहीं थी, लेकिन ऐसा सोचने वाले सभी लोगों ने तुरंत अपने शब्द वापस ले लिए। जल्द ही एक अशुभ दिखने वाला आदमी दिखाई दिया। 5वें समूह का काला घोड़ा। ये काला घोड़ा साफ सुथरे काले कपड़े पहने एक युवक था। उसके बाल अस्त व्यस्त और बिखरे हुए थे, जो एक अव्यवस्थित भान की रस्सी की तरह लग रहे थे। उसकी आंखें सबसे समृद्ध पृथ्वी की छाया की तरह गहरी, गोमेद के 2 प्राचीन पत्थरों की तरह लग रही थीं। उसके चेहरे पर एक आज्ञाकारी हड्डी की संरचना थी, एक चौकोर समतल माथा और एक नाक जो एक विमान के अंत की तरह दिखाई दे रही थी। इससे वह पहले से भी अधिक खतरनाक लग रहा था। उसके हाथ में एक चांदी का भाला था, जो युद्ध के लिए उसके द्वारा फेंका गया हथियार था। हर बार जब उसका चांदी का भाला दूसरे शिष्यों द्वारा फेंके गए हथियारों से टकराता, तो वह एक झटके में हथियारों को काट देता। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह रहस्यमय युवक तुरंत ही उनके समूह में प्रथम स्थान पर आ गया, और इस तरह की स्थिति केवल इवान में ही देखी गई थी। दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में उसे बस समय की ही बात थी। यहाँ तक कि इवान, जो इस पूरी घटना के बारे में बेपरवाह लग रहा था, अपनी आंखें खुली रखता था। चांदी के भाले में कुछ ऐसा था जो लोगों की आंखों को आकर्षित करता था। इवान इस आदमी के कास्टिंग कौशल से वास्तव में प्रभावित था। वह भी डरा हुआ था। अथर्व भी। इस युवक का कास्टिंग कौशल एंड्रू से भी बेहतर है, अथर्व ने सोचा, क्योंकि उसने उस आदमी की फुर्तीली हरकतों को देखा। अथर्व ने स्वीकार किया कि यह कहना मुश्किल है कि उन दोनों में से किसका कास्टिंग कौशल मजबूत होगा। ये व्यक्ति वास्तव में प्रभावशाली था। यदि अथर्व कुछ अन्य मैनुअल सीखता, तो ये युवक आसानी से उससे जीत सकता था। यह अच्छी बात थी कि उसने कैस मैनुअल सीख लिया था, इसलिए वह दूसरों के बीच बेहतर था। उसके पास एक ऐसी अडिग भावना भी थी जो अन्य शिष्यों में नहीं देखी जा सकती थी। ये कहना मुश्किल था कि उनमें से कौन बेहतर होगा। अथर्व ने अभी तक अपने कास्टिंग कौशल के चरम पर खुद को नहीं धकेला था। यहाँ तक कि वह खुद भी नहीं जानता था कि चरम मामलों में वह कितना आगे जा सकता है। वह जैक लगता है, जो हेवन वुडलैंड के हेवन किंग पहले से आया है। हेवन वुडलैंड से आए कुछ कास्टिंग शिष्यों ने उस युवक को पहचान लिया। सच में वह हेवन वुडलैंड का जाना माना कास्टिंग जीनियस है। हाँ, वह जैक है, जो कास्टिंग के मामले में हेवन वुडलैंड के अन्य युवकों से बेहतर है। साथ ही वह मार्शल आर्ट की खेती में भी उल्लेखनीय है। 18 वर्ष की आयु में वह रक्त शोधन की 7वीं कक्षा में है। मैच में कितना दिलचस्प जोड़ है। ऐसा कहा जाता है कि वह एक कास्टिंग जीनियस है और साथ ही एक खेती जीनियस भी है। ये प्रतियोगिता को और अधिक रोमांचक बनाता है, अथर्व ने खुद को हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि अथर्व एंड्रू और इवान से घृणा करता था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वे कास्टिंग में प्रतिभाशाली थे। थियो, कायला और जैक के साथ अब 5 कास्टिंग जीनियस थे। ये जानकर कि अब उनके बीच 5 कास्टिंग जीनियस थे, अथर्व उत्साहित महसूस कर रहा था। वह जानता था कि उनकी उपस्थिति में सीखने के बहुत सारे अवसर थे। अप्रत्याशित रूप से जैक ने 5वां समूह जीता। इसके साथ शीर्ष 5 कास्टिंग शिष्यों की पुष्टि हो गई। एंड्रू शीर्ष 5 में स्थान बना सकता था, हालांकि वह वास्तव में अप्रत्याशित अथर्व का सामना करने के लिए बदकिस्मत था। इस प्रकार अप्रत्याशित रूप से वह शीर्ष 5 से बाहर हो गया। एल्डर एलेक्जेंडर नियमों के अगले सेट को पेश करने के लिए खड़ा हुआ। शीर्ष 5 दावेदारों के पास मूल्यांकन का अंतिम दौर होगा। मैजिक स्पिरिट स्टोन विजेता का होगा, उन्होंने कहा। मूल्यांकन का तीसरा दौर बहुत चुनौतीपूर्ण है। एक मौका है कि आप में से कोई भी इस दौर को पास नहीं कर सकता। इस दौर में आपको 5 घंटे के भीतर अपना सबसे अच्छा हथियार डालना होगा, और इस अवधि के दौरान आपके द्वारा डाला गया हथियार आपके द्वारा पहले डाले गए हथियारों से कम नहीं होना चाहिए। विजेता का फैसला उन शिष्यों में से किया जाएगा जो आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हम विजेता का फैसला इस आधार पर करेंगे कि आपके हथियार कितने शक्तिशाली और शुद्ध हैं। 5 घंटे, ये कैसे संभव हो सकता है? एल्डर एलेक्जेंडर के शब्दों को सुनकर लोग हैरान रह गए। दर्शकों से कई तरह की आवाज़ें, चिंताएं और बड़बड़ाहटें सुनी जा सकती थीं। शीर्ष 5 शिष्यों के आत्मविश्वास से भरे चेहरे उतर गए। ये वास्तव में एक कठिन काम था। नश्वर स्तर के मध्यवर्ती चरण में एक कास्टिंग मास्टर के लिए उसे उसी स्तर पर एक हथियार डालने में 7 घंटे लगेंगे। यहाँ तक कि नश्वर स्तर के मध्यवर्ती चरण में एक प्रतिभाशाली कास्टिंग मास्टर के लिए भी उसे काम पूरा करने में 6 घंटे लगेंगे। उनके लिए 5 घंटे के भीतर नश्वर स्तर के निम्न स्तर पर हथियार डालना एक तरीका था, लेकिन उनके लिए निर्धारित समय में नश्वर स्तर के मध्यवर्ती चरण में हथियार डालना मुश्किल या असंभव था। अथर्व सहित 5 शिष्य इससे पहले ऐसा कुछ नहीं किया था।
चुनौती का सबसे बुरा हिस्सा उनके लिए बेहतर गुणवत्ता वाला हथियार डालना था, और यह उनके पहले डाले गए हथियारों से कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए। इसने पूरी चीज़ को पहले से भी ज़्यादा मुश्किल बना दिया। उनके लिए यह मैजिक स्पिरिट स्टोन पाना वाकई मुश्किल है। योद्धाओं में से एक ने कहा, यह सही और न्यायसंगत है। मैजिक स्पिरिट स्टोन रक्त शोधन के योद्धाओं के लिए एक अपरिहार्य संपत्ति है। कास्टिंग गिल्ड चाहे कितनी भी उदार क्यों न हो, मैजिक स्पिरिट स्टोन को इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता है। हालांकि 5 घंटे के भीतर एक योग्य हथियार डालना मुश्किल है, फिर भी मुझे कोशिश करनी होगी। मैजिक स्पिरिट स्टोन सिर्फ एक मध्यवर्ती खजाना हो सकता है, लेकिन मेरे लिए इसका कार्य किसी भी अन्य उन्नत खजाने की तुलना में बेजोड़ है जिसे स्वर्ग और पृथ्वी से प्राप्त किया जा सकता है, अथर्व ने सोचा। उसने चुनौती को पूरा करने का मन बना लिया था। नोवेल बिन अथर्व, यह आपके लिए बिल्कुल अच्छा अवसर है। जैक और इवान द्वारा विकसित मैनुअल आपके जितने सूक्ष्म नहीं हैं। एल्डर अलेक्जेंडर ने अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके गुप्त रूप से अथर्व से बात की। जब तक आप ध्यान केंद्रित करते हैं, आपके लिए इस चुनौती को पूरा करने का एक बड़ा मौका है। अथर्व ने एल्डर अलेक्जेंडर को देखा और स्वीकृति में सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वह उनके शब्दों को समझ गया था। भले ही यह मुश्किल था, उसने खुद से कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। आखिरकार, ये जादुई आत्मा पत्थर के लिए एक प्रतियोगिता थी। अब तक अन्य 4 शिष्यों ने भी मन की बेहतर स्थिति में समायोजित कर लिया था। उनकी आंखें अब आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। आखिरकार, वे प्रतिभाशाली थे, और अगर उनमें वह आत्मविश्वास नहीं होता जो उनके पास था, तो वे आज तक इतना आगे नहीं जा पाते। जल्द ही 5 समान कास्टिंग टेबल स्थापित किए गए और सभी कास्टिंग सामग्री तैयार की गई। 5 शिष्य अपनी कास्टिंग टेबल पर आ गए। कास्टिंग शुरू हो, एल्डर अलेक्जेंडर ने मूल्यांकन की शुरुआत का संकेत देते हुए जोर से कहा। एल्डर अलेक्जेंडर के शब्द समाप्त होते ही 5 लोगों ने अपनी सबसे मजबूत रक्त शक्ति को बाहर निकाल दिया। उनके शरीर रून से भर गए, जिससे उनके मैनुअल चरम पर सक्रिय हो गए। कास्टिंग क्षेत्रों के नीचे सभी दर्शक बिना कोई शोर किए उन्हें उत्सुकता से देख रहे थे। वे सावधानी बरतते थे कि वे किसी को परेशान न करें। काइला ने अपने हाथ हिलाए। फ्रीजिंग सियान बीस्ट फायर चरम पर पहुंच गया और सामग्री को पिघलाना शुरू कर दिया। इस बीच थियो की बोनी वाइट बीस्ट फायर भी भड़क उठी। इवान की बीस्ट फायर सुनसान ब्लैक बीस्ट फायर थी, जो अर्धअमर आध्यात्मिक पशु निर्जन काले बाघ की ज्वाला थी। दूसरी ओर, जैक ने जलती हुई गेरू की लौ को एक विशाल ड्रैगन में बदल दिया, जो सीधे कास्टिंग सामग्री और तिपाई पर बह गया। इस तरह की बीस्ट फायर को बनिंग होचर बीस्ट फायर कहा जाता था, जो अर्धअमर आध्यात्मिक जानवर बनिंग होचर सैलामेंडर की लौ थी। अथर्व निश्चित रूप से पीछे रहने को तैयार नहीं था। भक्षण करने वाले रूनों और भक्षण करने वाली आग के संयोजन ने कास्टिंग सामग्री को पिघलाने की उसकी गति को किसी से पीछे नहीं छोड़ा। 5 कास्टिंग क्षेत्रों में लपटें भयंकर रूप से जल रही थीं। रूनों का विस्फोट चरम पर पहुंच गया। 5 शिष्यों ने हर सेकंड का महत्व समझा। मैनुअल के सक्रिय होने से उन्हें कास्टिंग पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। उनमें से कौन पिघलने की प्रक्रिया को सबसे पहले पूरा करेगा? उपस्थित सभी शिष्यों के मन में यह विचार था, क्योंकि वे कास्टिंग प्रक्रिया को ध्यान से देख रहे थे। अध्याय 132 केवल 3 लोगों ने समाप्त किया। समय तेजी से बीत रहा था। उनके पास केवल 5 घंटे बचे थे। उन्हें समय पर हथियार बनाना समाप्त करना था, और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना था कि हथियार बहुत विनाशकारी और शक्तिशाली हों। 5 प्रतिभागियों को अपने अनुभव को चैनल करना था और हथियार बनाने पर अधिकतम एकाग्रता लगानी थी। वे सभी बहुत सावधान थे, छोटी छोटी गलतियों से बचना चाहते थे। उनकी स्थिति का सबसे दबाव वाला हिस्सा ये था कि वे सामग्री को पिघलाने में आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगा सकते थे। यदि नहीं, तो वे समय पर अपने हथियार बनाने में सक्षम नहीं होंगे। अथर्व के पास अपनी आस्तीन में 3 इक्के थे: भक्षण अग्नि, भक्षण रून और भक्षण कौशल। इस वजह से अथर्व के लिए अपनी कास्टिंग सामग्री को पिघलाने के मामले में यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। अथर्व पिघलने को समाप्त करने में केवल आधे घंटे से भी कम समय बिताने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर उसने तरल पदार्थों को ठोस बनाने के लिए ठंडी शक्ति का इस्तेमाल किया ताकि उन्हें कृपाण का आकार दिया जा सके। उसने जल्द ही उसे पीटना शुरू कर दिया। अथर्व पिघलने वाला पहला व्यक्ति है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है कि वह इतने कम समय में इसे समाप्त कर सकता है, कई शिष्यों ने जोर से कहा। शांत होने में कठिनाई हो रही थी। अथर्व के पास हथियार चलाने की एक उत्कृष्ट प्रतिभा है। मेरे लिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एंड्रू को हरा सकता है। अथर्व वास्तव में अच्छा है। यदि वह मैजिक स्पिरिट स्टोन जीतने में कामयाब हो जाता है, तो वह निश्चित रूप से इसका अधिकतम उपयोग करेगा, एल्डर अलेक्जेंडर ने सोचा। काइला के पास मैजिक स्पिरिट स्टोन होना एक बार एल्डर अलेक्जेंडर के लिए सबसे अच्छा परिणाम लग रहा था। लेकिन अब एल्डर अलेक्जेंडर को अथर्व के बारे में संदेह का आखिरी टुकड़ा दूर हो गया था, और उन्हें उम्मीद थी कि अथर्व जीत जाएगा। उन्हें भरोसा था, अथर्व को बहुत पसंद था। अब तक वह युवा योद्धा के स्वभाव को अच्छी तरह से जान चुका था। इवान पिघलने का काम पूरा करने वाला दूसरा व्यक्ति था। जब सुनसान ब्लैक बीस्ट फायर जल गया, तो उसकी सारी सामग्री पिघल गई थी।
उसने तुरंत अपने हथियार को पीटना शुरू कर दिया, दूसरों की चर्चाओं को अनसुना कर दिया। जैक तीसरे स्थान पर था जिसने इसे पूरा किया। उसने इवान की तरह आधे घंटे से भी कम समय बिताया था। इसके बाद कायला और थियो ने पिघलने में आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय बिताया। हालांकि समय में यह एक छोटा सा अंतर था, फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण था। अगर वे इसे आधे घंटे में करने में कामयाब हो जाते तो वे समय पर हथियार बनाना समाप्त कर सकते थे, लेकिन अगर नहीं तो इसे पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता। एल्डर अलेक्जेंडर और कास्टिंग गिल्ड के अन्य लोग कायला और थियो को अवसर चूकते देख बहुत दुखी थे। हालांकि वे सभी जानते थे कि कास्टिंग में आम लोगों और प्रतिभाशाली लोगों के बीच अंतर होता है। कायला और थियो के लिए प्रतिभाओं के साथ आना असंभव था क्योंकि यह उनके अंतर्निहित गुणों पर निर्भर था। जल्दी ही पूरा रिंग फिर से लयबद्ध धड़कन की आवाज़ से भर गया। लेकिन अब भीड़ सिर्फ अथर्व, इवान और जैक को देख रही थी। सभी जानते थे कि सिर्फ ये 3 प्रतिभागी ही अपने हथियार बना सकते हैं। इस बार प्रतियोगिता में सिर्फ 5 लोग थे। आखिरकार अथर्व के पाउंडिंग स्किल को वह पहचान मिल ही गई जिसके वह हकदार थे। अथर्व का पाउंडिंग स्किल इतना शानदार है कि मैं इसे पूरी तरह समझ नहीं सकता, और जो मैं समझता हूं वह शब्दों में बयां करने से भी ज्यादा है, डेमी स्पिरिट लेवल के कई अनुभवी कास्टिंग मास्टर्स ने कहा। अथर्व की विधि से कई और शिष्य भी चकित थे। अथर्व के शानदार पाउंडिंग स्किल और हथियार बनाने की प्रतिभा के कारण उसके लिए एंड्रू को हराना आसान था। जयकारों और तारीफों के अलावा जाहिर है वे सभी लालच से उसका पाउंडिंग स्किल सीखना चाहते थे। उसके पाउंडिंग स्किल को देखकर कास्टिंग के प्रति बहुत जुनूनी कास्टिंग मास्टर्स आकर्षित हुए। यहाँ तक कि कास्टिंग गिल्ड के डेमी स्पिरिट लेवल के कास्टिंग मास्टर्स भी इसे पाने के लिए लालायित थे। अथर्व को यह भी पता था कि अपने असली हुनर को दिखाने से दूसरों को ये सीखने की इच्छा हो सकती है, लेकिन वह जादुई आत्मा पत्थर प्राप्त करना चाहता था। उसके पास खुद को प्रकट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अथर्व इसके बाद थोड़ी परेशानी में पड़ जाएगा, एल्डर अलेक्जेंडर ने खुद से कहा, लोगों को अथर्व पर लालच भरी निगाहें डालते हुए देखकर। अथर्व वह अपने भक्षण कौशल में पूरी तरह से डूब गया। जब तक उसका हथियार खत्म नहीं हो गया तब तक धीरज और लय के साथ प्रहार करता रहा। इवान, जैक और बाकी प्रतिभागियों ने भी ऐसा ही किया। अथर्व के पास कास्टिंग खत्म करने के लिए आवंटित समय में 15 मिनट बचे थे। उसने अपनी आंखें खोली और नीचे देखा कि उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। अच्छा है, मैंने आखिरकार यह कर ही लिया, अथर्व ने गहरी सांस ली और कहा। उसे पहले भी कास्टिंग करने में मज़ा आता था, लेकिन इस बार यह उसके कास्टिंग कौशल की परीक्षा थी। उसके कंधों पर बहुत अधिक दबाव था। ये पहले की तरह उसके अधिक इत्मीनान से किए जाने वाले अभ्यासों जैसा नहीं था। इस प्रतियोगिता के दौरान उसे अपनी पूरी एकाग्रता इसमें लगानी थी। अथर्व इतना थक गया था कि उसने कास्टिंग करने के बजाय अपने शरीर को मजबूत करना पसंद किया। जैसे ही अथर्व ने अपनी आंखें खोलीं, उसने लोगों के चेहरों पर लालच के भाव भी देखे। मुझे अपनी प्रतिभा और कौशल से धोखा मिला है, अथर्व ने सोचा। योद्धा सभी अथर्व की गति से आश्चर्यचकित थे, इस तथ्य से चकित थे कि वह आवंटित समय के अंत से 15 मिनट पहले कास्टिंग समाप्त कर सकता था। लेकिन उसके कौशल के लिए उनका लालच और भी मजबूत हो गया। कोई भी मैनुअल के इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका, खासकर ये देखते हुए कि अथर्व ने इसके कारण 5 घंटे में कास्टिंग पूरी कर ली। मैं बहुत लापरवाह हूँ। मुझे अथर्व को इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। मैजिक स्पिरिट स्टोन की तुलना में उसका जीवन और सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, एल्डर अलेक्जेंडर ने कहा। बेशक वह भी अथर्व के मैनुअल के कब्जे में आना चाहता था, लेकिन वह एक ईमानदार और निष्पक्ष व्यक्ति था। उसने अथर्व की मदद करने का फैसला किया था और कोई भी तरीका नहीं था कि वह अपने शब्दों को तोड़ दे। इसके अलावा एल्डर अलेक्जेंडर ने अथर्व की प्रतिभा के बारे में बहुत सोचा और ऋषि स्तर पर कास्टिंग मास्टर का बहुत सम्मान किया, जिसने इस पूरे समय में अथर्व की मदद की थी। 5 घंटे जल्दी ही बीत गए। समय सीमा से कुछ मिनट पहले इवान और जैक ने भी कास्टिंग पूरी कर ली। इसका मतलब था कि कायला और थियो प्रतियोगिता पूरी करने में विफल रहे। जब उन्होंने कास्टिंग पूरी की तो उन्हें थोड़ा निराशा हुई। फिर भी उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। दुनिया इसी तरह काम करती है। वे जानते थे कि कास्टिंग कोर्स पास करने का यही एकमात्र तरीका था, इसलिए उन्होंने जल्द ही खुद को संभाल लिया। वे जल्द ही रिंग से बाहर निकल गए, अथर्व, इवान और जैक को छोड़कर। अथर्व के लिए इवान के आश्चर्य को देखकर रिंग से बाहर जाने से पहले कायला ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कुछ शब्द बुदबुदाए। वह चाहती थी कि वह मैजिक स्पिरिट स्टोन जीत जाए। अथर्व ने मजाक में जवाब दिया, धन्यवाद सुंदर, तुम्हारे शब्दों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है। मैं मैजिक स्पिरिट स्टोन आसानी से जीत लूंगा। हंफ, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम सिर्फ इसलिए जीत सकते हो क्योंकि तुम्हें कास्ट करने में सबसे कम समय लगा? इवान ने अथर्व के आत्मविश्वास को सुनकर ठंडे स्वर में कहा। इवान के बगल में खड़ा जैक चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर निश्चित रूप से तिरस्कार का भाव था। मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे लगता है कि मैं कास्टिंग में तुमसे कहीं ज्यादा कुशल हूँ।
अथर्व ने कंधे उचकाए, उसके चेहरे पर एक मुस्कान की झलक थी। तुम इतने घमंडी हो कि तुम सिर्फ इसलिए खुद को दुनिया का सबसे अच्छा कास्टिंग मास्टर मानते हो क्योंकि तुमने एंड्रू को हरा दिया। चलो प्रतियोगिता शुरू करते हैं और एक बार और सब कुछ देखते हैं, इवान ने ठंडे स्वर में कहा। एल्डर अलेक्जेंडर और कास्टिंग गिल्ड से डेमी स्पिरिट लेवल के 5 कास्टिंग मास्टर्स 3 बचे हुए दावेदारों के पास गए। एल्डर अलेक्जेंडर ने फिर अपनी स्टोरेज रिंग से एक काला पत्थर निकाला और तीनों योद्धाओं की आंखें चौड़ी हो गईं। अध्याय 133 जादुई आत्मा का पत्थर। हर एक योद्धा जो काले पत्थर की उपस्थिति के सामने था उसे देखकर घबरा गया। यह विशेष रूप से विशेष या विशाल नहीं लग रहा था, फिर भी यह एक लंबे दर्पण की तरह खड़ा था जिसने सभी के बीच भय पैदा कर दिया। पत्थर की सतह के नीचे एक रहस्य था जिसे अभी तक खोजा जाना बाकी था। इस पर एक नज़र डालें। क्या ये हथियारों की माप के लिए पत्थर है? ये देखने लायक है न? एक योद्धा ने उत्साह में कहा। कास्टिंग गिल्ड आश्चर्यजनक है, उन्होंने ऐसा पत्थर कैसे प्राप्त किया? एक अन्य योद्धा ने कहा, उसके चेहरे पर और साथ ही साथ सभी के चेहरे पर अविश्वास और आश्चर्य स्पष्ट था। ये दृश्य में मौजूद सभी योद्धाओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। हथियार मापने वाला ये पत्थर दुनिया के किसी भी अन्य रत्न से अलग था, धरती की गहराई में छिपे सभी पत्थरों में से सबसे शुद्ध और दुर्लभ। इस पत्थर को इस तरह से बनने में अविश्वसनीय समय लगा, लाखों साल गहरे भूमिगत और वायुरोधी परिवेश में। ये ज्ञात है कि यह पत्थर 2 हथियारों के बीच के अंतर को पूरी सटीकता के साथ माप सकता है, और मैं यहाँ 1 से 10,000 के पैमाने की बात कर रहा हूँ। इसकी शक्ति चमत्कारी है। मुझे अभी भी यह समझ पाना मुश्किल है कि हम वास्तव में इस कीमती चीज़ की उपस्थिति से धन्य हैं। योद्धाओं में से एक ने अपनी आवाज़ में जिज्ञासा के संकेत के साथ कहा। क्या यह इस हद तक अंतर का परीक्षण कर सकता है? ये कैसे संभव है? मुझे आश्चर्य है कि यह ऐसा कैसे कर सकता है, अथर्व ने खुद से सोचा, काले पत्थर पर ध्यान केंद्रित करते हुए। अचानक उसके मन में बहुत अधिक जिज्ञासा पैदा हो गई। मुझे लगता है कि तुम तीनों कास्टिंग जीनियस होने के नाते पहले से ही जानते हो कि यह काला पत्थर कैसे काम करता है। मुझे लगता है कि इस पत्थर को परखने का ये सही समय है। एल्डर अलेक्जेंडर ने जैक, इवान और अथर्व को गर्व से देखा। कृपया मुझे इस रत्न की जादुई क्षमताओं को आजमाने वाला पहला व्यक्ति बनने की अनुमति दें। जैक ने अपनी उत्सुकता दिखाने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए विनती की। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके रुख से पता चल रहा था कि वह पहले परीक्षण करना कितना चाहता था। बहुत बढ़िया, एल्डर ने युवा योद्धा की इतनी हिम्मत और आत्मविश्वास के लिए प्रशंसा की। एल्डर अलेक्जेंडर ने स्वीकृति में सिर हिलाया। कुछ ही सेकंड में उसका शांत भाव एक गंभीर चेहरे में बदल गया, जो होने वाला था उसके लिए तैयार हो रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली को जैक के सिर की ओर घुमाया। पत्थर से निकलने वाली अदृश्य सफ़ेद ऊर्जा की धाराएं चुपचाप जैक के शरीर में प्रवाहित हो रही थीं। अगले ही पल लड़के को झटका लगा। जैक को लगा कि जब उसने खुद आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने की कोशिश की तो उसने अपनी शक्तियों को प्रबंधित करने की सारी क्षमता खो दी। माप के दौरान व्यवधानों से बचने के लिए एल्डर अलेक्जेंडर ने जैक की जादुई क्षमताओं को बंद कर दिया था। जैक को इससे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वह वास्तव में किसी और चीज़ के बारे में उत्सुक था। गहरी सांस लेते हुए उसने अपने कामों को अंजाम देना शुरू कर दिया। वह मजबूती से खड़ा रहा, फिर झुका और अपने दाहिने हाथ में पकड़े लंबे भाले को बाहर निकाला। भारी आवाज़ के साथ हथियार जादुई पत्थर की सतह से टकराया। वहीं पत्थर हिलने लगा। एक तेज चटकने वाली आवाज़ सुनाई दी और सभी ने अपनी सांसें रोक लीं और अगले पलों के खुलने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। काले पत्थर की सतह पर एक चमकीली रेखा दिखाई दी और धीरे धीरे और रेखाएं बनने लगीं। सुनी गई बातों के अनुसार नश्वर स्तर के हथियार मापने वाले पत्थर पर सैकड़ों, यहाँ तक कि हज़ारों चमकदार रेखाएं छोड़ सकते हैं। एक औसत मध्यवर्ती नश्वर स्तर का हथियार कम से कम 4 या 500 रेखाएं छोड़ सकता है। योद्धाओं ने जैक के हथियार पर किए गए परीक्षण को देखते हुए गपशप की, ये दिखाकर कि इसकी सतह पर कितनी रेखाएं हैं, हथियार मापने वाला पत्थर कैसे काम करता है। यह आश्चर्यजनक है। दूसरों की बातें सुनने के बाद अथर्व ने अपने आप से फुसफुसाया, अभी भी मणि की रहस्यमय शक्तियों से विस्मय में था। ठीक उसी क्षण 400 रेखाएं पहले से ही दिखाई दे रही थीं। योद्धा वहीं खड़े रहे और अपने सामने और अधिक परिवर्तन होने दिए। आखिरकार पत्थर का कांपना बंद हो गया और कुल 570 लाइनें देखी जा सकती थीं। हर कोई हैरान था और यह जानने के लिए और भी उत्सुक हो गया कि यह सब कैसे होने वाला है। क्या 570 लाइनें? वह चांदी का लंबा भाला बस उल्लेखनीय है। ये निश्चित रूप से नश्वर स्तर पर हथियारों के बीच मध्यवर्ती चरण तक पहुंचता है। जैक एक असली कास्टिंग जीनियस है, भीड़ में से एक आदमी ने कहा, जो खुद को कास्टिंग के मामले में एक जानकार व्यक्ति मानता था। हर कोई इस आदमी को जानता था और वह निर्णय लेने के लिए काफ़ी विश्वसनीय था। वास्तव में अब आगे कौन जाना चाहता है? एल्डर अलेक्जेंडर ने पूछा, क्योंकि उन्होंने सुनिश्चित किया कि सतह पर सभी रेखाएं गायब हो गई हैं। पत्थर में खुद को ठीक करने की क्षमता थी।
हर बार जब कोई कास्टिंग हथियार हमला करता और निशान छोड़ता तो वे बहुत लंबे समय तक नहीं रहते। एक बार जब नई रेखाएं बनना बंद हो जाती तो सतह 1 मिनट में साफ हो जाती। उसने अपनी आंखें अन्य 2 दावेदारों की ओर घुमाईं। स्पष्ट रूप से वह जैक की कास्टिंग कौशल से बहुत प्रसन्न था और यह जानने की उम्मीद कर रहा था कि अथर्व और इवान अपने शो कैसे खेलेंगे। जैक के साथ किए गए काम की तरह ही एल्डर अलेक्जेंडर ने भी उनकी शक्तियों को बंद कर दिया। कृपया मुझे एक बार कोशिश करने दें। इवान आगे बढ़ा। उसने परीक्षण के अंतिम दौर के दौरान एक काला हलबर्ट फेंका था। तेज धूप के खिलाफ चमकती हुई धार ने अपनी तीक्ष्णता प्रकट की। इवान ने अपने हथियार को पर्याप्त बल के साथ घुमाया और सीधे सतह पर चला गया। फिर से काला पत्थर हिलने लगा। 580 एक रेखाएं उभरीं। जैसे कि यह पहली बार हुआ हो, घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों ने तालियां बजाईं और गपशप की जैसे कि उन्होंने अभी अभी दुनिया की सबसे असंभव घटना देखी हो। सभी योद्धा एक नए स्तर पर उत्साहित थे। इवान को अपने कास्टिंग कौशल पर गर्व की एक मजबूत भावना महसूस हुई। उसने अथर्व को तिरस्कार से देखा, जाहिर तौर पर उसकी प्रशंसा करने के बजाय उसके असफल होने और शर्मिंदा होने का इंतजार कर रहा था। इवान के दिमाग में बहुत सारे शरारती विचार भरे हुए थे। जैक के भाले की तुलना में इवान के हथियार ने 11 लाइनें ज्यादा बनाईं। ये हेल्बर्ट शायद इस समय उन्नत नश्वर स्तर तक पहुंचने के सबसे करीब है। वह केवल 5 घंटों में इतना बढ़िया हथियार कैसे चला सकता था? योद्धाओं के बीच एक लहर जैसा झटका सामने की पंक्ति से लेकर अंत तक फैल गया। हर कोई उन्माद में आ गया। परीक्षण लेने वाला आखिरी व्यक्ति होने के नाते अथर्व ने सभी परीक्षण देखने वालों का ध्यान आकर्षित किया। अथर्व हथियारों के मामले में अपने अनोखे पाउंडिंग कौशल के लिए जाने जाते थे। जब वह अपना हथियार चला रहे थे तो बहुत से लोगों ने उनकी सूक्ष्मता और परिष्कार को देखा था। उस समय स्पॉटलाइट उन्हीं पर थी। वह अपनी कृपाण लेकर पत्थर के करीब गया। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, जिससे तनाव बढ़ रहा था। फिर अथर्व ने अपने मजबूत दाहिने हाथ से अपना हथियार उठाया और फिर अपनी पूरी ताकत से पत्थर पर वार किया। पत्थर एक बार फिर कांपने लगा। बहुत ही तेजी से कठोर रेखाएं दिखाई देने लगीं। जैसे जैसे घड़ी की टिक टिक होती गई और भी रेखाएं दिखाई देने लगीं, जिससे हंगामा मच गया। अथर्व के हथियार से पत्थर की सतह पर पड़ने वाले निशान लगभग असीमित थे। इवान को निराशा हुई। अथर्व का हथियार जाहिर तौर पर उसके हथियार से बेहतर होने वाला था। लगभग तुरंत इवान का चेहरा उदास हो गया। अपनी हार के बावजूद इवान जानता था कि उसे यह स्वीकार करना होगा कि अथर्व के हथियार ने सतह पर कुल 600 रेखाएं छोड़ी थीं। वह दूसरों के सामने कड़वा नहीं दिखना चाहता था जो उसे जानते थे। हालांकि इस तथ्य को मिटाने का कोई तरीका नहीं था। 600 रेखाएं, वाह! क्या उस आदमी का हथियार अभी भी मध्यवर्ती नश्वर स्तर का है? उससे आगे कुछ नहीं। यह पागलपन है। जो कुछ हुआ उससे उपस्थित सभी लोग पागल हो गए। उनमें से अधिकांश लोग अथर्व के हथियार के प्रति अत्यधिक विस्मय में प्रशंसा और तालियां बजा रहे थे। परीक्षण का परिणाम दिन की तरह स्पष्ट था। उन्होंने जो कहा वह सच था। हर कोई आसानी से प्रसन्न नहीं होता। कुछ योद्धाओं ने अपने संदेह व्यक्त करने में संकोच नहीं किया। अथर्व की मारक क्षमता ही एकमात्र कारण था जिसके कारण वह ऐसा कर सका। योद्धाओं के पास उसके और उसके हथियार के बारे में अपने अपने छोटे छोटे सिद्धांत थे। संक्षेप में, भीड़ में सभी लोग खुश नहीं थे। अथर्व ने बहुत कम समय में इतना बढ़िया हथियार बनाया था। उसने जो कास्टिंग कौशल दिखाया वह हमेशा की तरह सूक्ष्म था, फिर भी परिणाम बहुत बढ़िया था। अथर्व, तुम कमीने, ये दुनिया में कैसे हुआ? तुम्हारा रहस्य क्या है? इवान ने अपने दिल में अथर्व को बहुत जोर से कोसा। वह उसे मार डालना चाहता था और ऐसा करने की इच्छा लगभग बेकाबू थी। उसे यह जानकर बहुत ईर्ष्या हुई कि अथर्व उससे बेहतर कास्टिंग मास्टर था। हालांकि वह किसी को भी, खास तौर पर अथर्व जैसे हारे हुए व्यक्ति को, कास्टिंग मास्टर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को दागदार करने की अनुमति नहीं देगा। मैंने निश्चित रूप से अपने कास्टिंग कौशल को उजागर करके खुद को बहुत जोखिम में डाल दिया है। मुझे उम्मीद है कि अंत में ये सब इसके लायक होगा, अथर्व ने खुद से सोचा। वह पहले से ही अपने लिए अन्य योद्धाओं की भावनाओं को महसूस कर रहा था, लालच और यहाँ तक कि उसे मार डालने की योजना भी। उसने सोचा कि इस तरह के अनुभव के लिए वह क्या कीमत चुकाने जा रहा है। सुनो सब लोग, अगर मैं खुद ऐसा कहूं तो परिणाम बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। हम सब ने इसे देखा है। सभी में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति अथर्व ने तीसरा राउंड जीत लिया है। नियम तो नियम होते हैं और अब पत्थर को उसके असली रखवाले को सौंप दिया जाएगा। बधाई हो बेटा, एल्डर अलेक्जेंडर ने जोर से कहा। सभी की मौजूदगी में एल्डर अलेक्जेंडर ने अपनी स्टोरेज रिंग से पीले रंग की आभा वाला एक भूरा पत्थर उठाया। यह एक ड्रैगन जैसा दिख रहा था। इसके किनारे सुनहरे थे, साथ ही इसकी सतह के चारों ओर की रेखाएं भी। अंगूठी में ड्रैगन के तराजू की तरह एक दूसरे से जुड़ी बनावट थी। अंगूठी में ऐसी मजबूत सांसारिक शक्तियां थीं। तो ये तथाकथित जादुई आत्मा पत्थर है। मैं इसकी शक्तियों को महसूस कर सकता हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी इतना अद्भुत महसूस नहीं किया।
अब मुझे लगता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे प्रयास व्यर्थ नहीं गए, अथर्व ने सोचा, अभी भी उत्साह से भरा हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के अथर्व औपचारिक रूप से अपना पुरस्कार जादुई आत्मा पत्थर प्राप्त करने के लिए एल्डर अलेक्जेंडर के करीब गया। अथर्व ने पूरे घटनाक्रम के दौरान शांत रहने का नाटक किया, लेकिन ये भी सुनिश्चित किया कि वह सतर्क भी रहे। उसने उस स्थान को छोड़ने की तैयारी में अपने विचारों को एकत्रित किया, जहां उसे यकीन था कि कुछ अन्य योद्धाओं ने पहले से ही उससे पत्थर छीनने की साजिश रची थी। हर जगह खतरा था। जादुई आत्मा का पत्थर खतरे का सबसे बड़ा निमंत्रण था। अथर्व का मानना था कि अगर वह शांत रहा और इतना घमंड नहीं दिखाया तो लोग उसे अकेला छोड़ देंगे, क्योंकि उसने विनम्रता का प्रदर्शन किया था। जितना अधिक आप सफल होते हैं उतना ही आपका जीवन असुरक्षित होता है। मुझे एल्डर अलेक्जेंडर के स्थान पर कुछ समय तक रहना चाहिए, जब तक कि लोग आज जो कुछ हुआ है उसे भूल न जाएं। मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता है। जब चीजें साफ हो जाएंगी तो सब कुछ तुरंत सामान्य हो जाएगा, अथर्व ने सोचा और अपनी गति धीमी कर दी। अथर्व को आश्चर्य हुआ जब इवान उसके पास आया। वह खुश था कि वह अपने दृष्टिकोण में आक्रामक नहीं था। इवान डराने वाला लग रहा था, फिर भी उसका लहजा दोस्ताना था। अथर्व, मुझे उम्मीद है कि हम किसी तरह के समझौते पर पहुंच सकते हैं। मेरा मानना है कि मुझे यहाँ किसी और से ज़्यादा मैजिक स्पिरिट स्टोन की ज़रूरत है, इसलिए मैं इसे आपसे खरीदना चाहता हूँ। कृपया बस एक कीमत बताएं। सच में, मुझे आश्चर्य है कि आपने इस पत्थर में दिलचस्पी ली है, लेकिन मुझे ये कहते हुए खेद है कि मुझे मना करना होगा, चाहे आप मुझे इसके लिए कितना भी भुगतान करें। जान लें कि मुझे इस पत्थर की उतनी ही ज़रूरत है जितनी आपको है। अथर्व ने मुस्कुराहट के साथ इवान की बातचीत को अस्वीकार कर दिया। मैं इस पत्थर को बेचने के लिए कैसे सहमत हो सकता हूँ? तुम्हारे बाद भी मुझे इतनी सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा ताकि मैं इसे पा सकूं। अथर्व ने मन ही मन इवान का मजाक उड़ाते हुए सोचा। उसके लिए इवान मूर्ख बन रहा था। तुम्हें इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर तुम वाकई उतने ही बुद्धिमान हो जितना कि वे कहते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इतने शक्तिशाली पत्थर के मालिक होने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो। वह पत्थर तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। इवान ने एक मुस्कान के साथ कहा, मानो अथर्व को चुनौती दे रहा हो और उससे प्रतिक्रिया पाने की कोशिश कर रहा हो। इवान के शब्दों ने अथर्व को प्रभावित किया और वह तुरंत गहरे विचारों में डूब गया। अब वह उन चीज़ों के बारे में उलझन में पड़ रहा था जो हुई थीं। लेकिन फिर वह जानता था कि उसे बेहतर इंसान बनना था और एक शैतान की मौजूदगी में कमजोरी नहीं दिखानी थी। और इससे तुम्हारा क्या लेना देना है, इवान? अथर्व ने कठोरता से कहा। अथर्व के शब्दों को सुनकर इवान स्पष्ट रूप से क्रोधित हो गया था। फिर भी वह नियंत्रित तरीके से बोलने में कामयाब रहा। ठीक है अथर्व, हम देखेंगे कि क्या होता है, इवान ने जाने से पहले कहा। तो फिर मेरे दुश्मनों की लंबी सूची में एक और दुश्मन जुड़ गया। भगवान मुझ पर दया करें, अथर्व ने फुसफुसाते हुए कहा। वह तब तक देखता रहा जब तक इवान पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया। वह गहराई से जानता था कि वह इवान को कभी मौका नहीं देगा। वह खुद को मारना पसंद करेगा बजाय इसके कि इवान उसे मार डाले। अथर्व, जब भी तुम कर सको हेवन वुडलैंड की यात्रा करो। मैं हेवन किंग पैलेस में रहता हूँ। मैं तुमसे फिर से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। हम साथ साथ अपने कास्टिंग कौशल का अभ्यास भी कर सकते हैं, जैक ने खुशी से कहा। इवान के विपरीत वह दयालु था और अथर्व की प्रशंसा भी करता था और बिल्कुल भी घमंडी नहीं था। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, जैक, अथर्व ने एक सच्ची मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैजिक स्पिरिट स्टोन की अंतिम परीक्षा आखिरकार खत्म हो गई थी। अध्याय 134 द फ्लेम जोन। लगातार और कठिन प्रशिक्षणों द्वारा विकसित कास्टिंग कौशल ने अथर्व को अपने प्रसिद्ध दुश्मनों एंड्रू और इवान के खिलाफ भारी जीत दिलाने में मदद की। वे किसी भी तरह से कमजोर कद के नहीं थे, वास्तव में इससे बहुत दूर, क्योंकि उन्हें जादू के क्षेत्र में प्रतिभाशाली माना जाता था। ये केवल दुर्भाग्यपूर्ण था कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति का सामना करना पड़ा जो अप्रत्याशित मात्रा में क्षमता और प्रतिभा से भरा हुआ था। इस प्रकार उन्हें अथर्व की दया के सामने एक करारी हार मिली। महान उपलब्धि ने अथर्व को मैजिक स्पिरिट स्टोन का वादा किया हुआ इनाम दिलाया और कास्टिंग सिटी में उसकी किंवदंती फैलने लगी। युवा और वृद्ध सभी लोग उनकी कहानियां सुनकर आश्चर्य से भरी आंखों से आश्चर्यचकित हो जाते थे। उपलब्धियां, उनकी बेजोड़ ताकत की खबर से स्पष्ट रूप से विस्मय में कहानीकारों ने उनके कारनामों के बारे में गीत गाना शुरू कर दिया था, जबकि शराबखाने में बहुत से नागरिक भरे पड़े थे जो उनके आदरणीय होने के अलावा कुछ नहीं बोलते थे। उनका रहस्यमय पाउंडिंग कौशल लोगों की बातचीत का मुख्य विषय बन गया। इसके अलावा मैजिक स्पिरिट स्टोन के उनके अधिग्रहण ने उनकी प्रतिष्ठा को बहुत तेजी से बढ़ाया और उन्हें एक प्रतिभाशाली कास्टिंग मास्टर का खिताब मिला। बढ़ती लोकप्रियता ने अथर्व के रूप का पीछा करने के लिए उत्सुकता और घृणा को आकर्षित किया। जब तक वह कास्टिंग गिल्ड से बाहर निकलता रहा, तब तक उसके हर कदम पर नजर रखने वाले लोगों की नियति बनी रही। यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर वह किसी समय बड़े संगठनों का ध्यान आकर्षित करे, खासकर उन लोगों का जो उसके लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे रखते थे। आखिरकार उसके पास एक ऐसी वस्तु थी जिसकी बहुत इच्छा थी।
कुलीन परिवारों और समूहों द्वारा नियुक्त कुछ लोग निश्चित रूप से उसके लिए आएंगे। गोपनीयता एक आवश्यकता थी जो अब उसके पास नहीं थी। बहुत जल्द अथर्व की पहचान सार्वजनिक हो गई थी। ये ज्ञात हो गया कि वह स्नो सेक्ट का एक शिष्य था जिसके पास एक अपूर्ण आध्यात्मिक मध्याह्न था। शायद अधिकांश लोगों के लिए यह एक चमत्कार था, क्योंकि उसके दुर्जेय कौशल को देखते हुए, जिसे पहले केवल कल्पना की बात माना जाता था, लोगों का मानना था कि अथर्व ने बाहरी अनुभव प्राप्त किया होगा। उसे एक जन्मजात आत्मा द्वारा निर्देशित किए जाने या उसे एक दुर्लभ जादुई खजाना प्राप्त होने के सिद्धांत इतने कम समय में उसकी प्रगति के लिए उनकी व्याख्या बन गए। हालांकि उनके पास अपने विचारों को साबित करने का कोई आधार नहीं था, इसलिए वे अथर्व के आकर्षक जीवन के बारे में अधिक जानकारी के लिए एक अतृप्त प्यास को आश्रय देने में पीछे हट गए। यह एक ऐसा परिणाम था जिसने कास्टिंग गिल्ड के घर के बाहर डेरा डालने के लिए अलग अलग ताकतों को इकट्ठा किया। अनगिनत लोग उस व्यक्ति के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए लालची हो गए थे और उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग करके गिल्ड के कुछ शिष्यों को उसके बारे में विश्वसनीय डेटा के लिए रिश्वत देने का विकल्प चुना था। जल्द ही कास्टिंग गिल्ड के अंदरूनी नेटवर्क में प्रसिद्ध व्यक्ति का एक गुप्त अध्ययन करने वाले विभिन्न समूह शामिल हो गए। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अथर्व अब हर किसी की निगाहों के नीचे रह रहा था। अथर्व, कायला और एल्डर अलेक्जेंडर का एक समूह एल्डर के कमरे में बैठा था और अथर्व की वर्तमान दुर्दशा पर चर्चा कर रहा था। अथर्व, बाहर बहुत से लोग आपको करीब से देख रहे हैं। जैसा कि आपने शायद देखा होगा, उनमें से कुछ के पास गर्व करने लायक मजबूत पृष्ठभूमि है, लेकिन आप स्पष्ट रूप से उनसे बिल्कुल भी नहीं डरते। एल्डर अलेक्जेंडर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जबकि उन्होंने अर्थपूर्ण ढंग से अथर्व को देखा। कोई भी व्यक्ति किसी उल्लेखनीय व्यक्ति पर संदेह नहीं करेगा यदि वे अपनी सुरक्षा के बारे में डरने लगें, लेकिन अथर्व ने अपनी दुविधा के जवाब में अभी भी शांति का भाव रखा। हाँ एल्डर एलेक्स, मुझे पता है कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं भी उनके द्वारा मुझ पर थोपे जा रहे डर के कारण फूट फूट कर रो नहीं सकता, उन्होंने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। क्यों नहीं, रोना शर्मनाक नहीं है, कायला ने बीच में टोका। उसकी नर्म आवाज ने अथर्व को कुछ आराम दिया। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया और उसे अपनी ओर से एक मुस्कान दी। वह पहले ही उससे बात करना बंद कर चुकी थी और उसकी आवाज़ में द्वेष था। ये संकेत था कि वह पहले की तुलना में उसके प्रति अपनी नापसंदगी कम कर चुकी थी। तो आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? एल्डर अलेक्जेंडर ने पूछा। तुम पहले की तरह आराम से नहीं रह सकते, क्योंकि वे दुष्ट लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे घर पर एकांत में साधना करना चाहता हूँ। तुम मुझे दूर नहीं भेजोगे, है न? अथर्व ने उसे घूरते हुए उम्मीद जताई कि वह इसकी अनुमति देगा। अभी के लिए यह उसका सबसे अच्छा विकल्प था। हालांकि भीख मांगना थोड़ा अजीब था, लेकिन उसने खुशी खुशी अपना अभिमान त्याग दिया और अनुरोध करने के लिए पर्याप्त साहस जुटाया। वह जानता था कि जिस क्षण वह कास्टिंग गिल्ड से बाहर निकलने का फैसला करेगा, वह समय होगा जब वह तुरंत मर जाएगा। कुशल हत्यारों का एक गठबंधन निश्चित रूप से बाहर उसका इंतजार कर रहा था, और यदि वे उसके प्रमुख हत्यारे थे तो उसका विनाश निश्चित रूप से संभव था। एल्डर अलेक्जेंडर ने हंसते हुए उसे अपने अचानक लापरवाह व्यवहार से झकझोर दिया। तुम यहाँ साधना करना चाहते हो? बेशक, तुम्हारा हमेशा स्वागत होगा। मैं तुम्हें रहने देने से बहुत खुश हूँ। हम कभी भी कास्टिंग पर चर्चा कर सकते हैं। उसने अथर्व की पीठ थपथपाई, लड़के के लिए अपनी खुशी और उत्साह व्यक्त किया। उसने ये भी कामना की कि अथर्व हमेशा के लिए वहीं रहना पसंद करे। यह मुफ्त नहीं है, तुम्हें पता है। तुम्हें इसके लिए भुगतान करना होगा, कायला ने चिढ़ाते हुए कहा और अथर्व की तरफ कोहनी से धक्का दिया। जरूर, कोई समस्या नहीं है। मैं निश्चित रूप से भुगतान करूंगा, अथर्व ने वादा करते हुए हंसते हुए कहा, मजाक को हल्के दिल से लेते हुए। एक संक्षिप्त विराम ने माहौल को भर दिया जब अथर्व चुप हो गया। ये जानते हुए कि उसके मन में कुछ है, दोनों ने अथर्व के आने तक इंतजार किया। चिल्लाया, एल्डर एलेक्स, मुझे डर है कि मुझे आपसे एक और मदद मांगनी पड़ेगी। उसने सम्मान में अपना सिर झुकाया, उसकी कसी हुई मुठियां दृढ़ संकल्प में मुड़ी हुई थीं। बेशक, कृपया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अथर्व की शर्मिंदगी भरी नज़र ने उसे समझ में आने पर अपनी भौहें सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। लड़के को अपनी इच्छा के अनुसार कहने में सहज महसूस करने के लिए मना लिया। बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर एलेक्स, मैं आपकी मदद को नहीं भूलूंगा। उसने एल्डर अलेक्जेंडर के वादे के बदले में कृतज्ञतापूर्वक उनका धन्यवाद किया और आगे कहा, बात यह है, मैं सोच रहा था कि क्या तुम मास्टर और मेरे साथ आई महिला को उनके घर वापस ले जा सकते हो? कायला ने इस दुस्साहसिक मांग पर आश्चर्य व्यक्त किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अथर्व? मेरे मास्टर कास्टिंग गिल्ड के पहले एल्डर हैं, स्पिरिट लेवल के एक सम्माननीय कास्टिंग मास्टर और एक शक्तिशाली आध्यात्मिक राजा हैं। वह कोई गार्ड नहीं है जो तुम्हारे लिए काम करने वाला हो। वह गुस्से में खड़ी हो गई, अथर्व पर आरोप लगाते हुए उंगली उठाई और उसकी निंदा की। वह उसके चिल्लाने पर पीछे हट गया। बैठ जाओ, कायला, एल्डर अलेक्जेंडर ने आदेश दिया, प्रभावी ढंग से उसके गुस्से को शांत किया। मुझे खेद है, एल्डर एलेक्स,
वह सही है, मैं आपसे ये पूछने के बारे में सोचने के लिए बहुत असभ्य था। चलो बस मैंने जो कहा उसे अनदेखा करें। खेदपूर्वक माफ़ी मांगते हुए वह कायला के साथ खड़ा हो गया और अपनी मूर्खता की गंभीरता को महसूस करते हुए एक बार फिर औपचारिक रूप से झुक गया। चिंता मत करो, क्या तुम इसे इतनी जल्दी भूल गए? मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे तुम मुझसे कुछ भी मांगो, सीनियर ने आश्वस्त करते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। वैसे भी यह कोई गंभीर बात नहीं है। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर सैर सपाटा भी कर सकता हूँ। अथर्व ने अपनी घोषणा पर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट उसके उत्साहित उत्साह से मेल खाती थी, जबकि एल्डर अलेक्जेंडर ने जोर देकर कहा, क्या यह एक अच्छा विचार नहीं है? मुझे भी कास्टिंग सिटी से बाहर गए हुए काफ़ी समय हो गया है। काइला की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वह इस तरह की बेतुकी अपील पर कसम खाएगा। वह पूरी तरह से जाने से पहले उन दोनों से दूर चली गई। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया, जिससे पता चला कि वह परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से नाखुश थी। कृपया इसे गंभीरता से न लें अथर्व। काइला गुस्सैल स्वभाव की है और वह हमेशा अपनी भावनाओं के बारे में सीधी सादी बात करती है। एल्डर अलेक्जेंडर ने उसकी नाटकीयता पर हंसी उड़ाई। बेशक, मैं ऐसा नहीं करूंगा एल्डर एलेक्स। मैं अभी भी आप दोनों के लिए वास्तव में आभारी हूं। उसने राहत की सांस ली, सहमति जताते हुए उसके स्वर में हल्का स्नेह झलक रहा था। तो फिर, आपके अनुरोध के अनुसार, मैं अब उन्हें स्नो सैक में ले जा रहा हूं। उसने अथर्व को जल्दी से अलविदा कहा, क्योंकि वह अपने कामों को पूरा करने की आदत में था जैसे ही वे उसके पास आते थे। हाँ, ध्यान रखना, अथर्व ने पीछे हटते हुए व्यक्ति को पुकारा। अंत में कमरे में अकेले उसने देखा कि एल्डर अंततः दूर चले गए। एल्डर एलेक्स वास्तव में एक अच्छे व्यक्ति हैं और अपनी बात के पक्के हैं। मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ, हालांकि मैं इस बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ कि मैं उन्हें कैसे चुकाऊं। अथर्व ने बड़बड़ाया। उसका दिमाग 1 मिनट में 1 मील की दूरी पर चल रहा था। एल्डर सैमुअल और बर्था ऐसे लोग थे जिनकी सुरक्षा को अथर्व कास्टिंग सिटी में किसी से भी ज्यादा प्राथमिकता देता था। वह नहीं चाहता था कि स्नो सेक्ट में वापस जाने के दौरान उन पर कोई बुरा असर पड़े, और इसलिए उसने इस जोड़ी के साथ रहने के लिए यहाँ रुकने का फैसला किया। दुर्भाग्य से, उसकी वर्तमान स्थिति ने उसे आत्महत्या करने के मिशन में सक्षम बनाया अगर उसने हठपूर्वक यात्रा शुरू करने का फैसला किया होता। यही कारण था कि अथर्व ने एल्डर अलेक्जेंडर को अपने स्थान पर किसी और को नियुक्त करने के लिए कहा था। पिछले कुछ दिनों में वह उस व्यक्ति के साथ बहुत अच्छे से पेश आया था और उसे उसकी ताकत पर पूरा भरोसा था जो उन दोनों की सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित करेगी। यह अनुचित था, हाँ, इसलिए जब एल्डर ने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था तो वह अपनी दुविधा में डूबने के लिए तैयार था। ये वास्तव में एक सम्माननीय कार्य था जिसे अथर्व आसानी से अनदेखा नहीं कर सकता था। उसे एल्डर अलेक्जेंडर द्वारा दिखाए गए दयालुता का 10 गुना भुगतान करना था। मेरे करीब आने की उसकी इच्छा के पीछे चाहे जो भी कारण हो, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उसने स्वेच्छा से एक ऐसे अनुरोध में भाग लिया जिसे आमतौर पर अपमान के रूप में लिया जाता है, अथर्व ने सोचा। उसने अपनी बेचैन चाल बंद कर दी और फिर से फर्श पर बैठ गया। एल्डर सैमुअल मजबूत है, लेकिन यहाँ बहुत से लोग हैं जो उसे हरा सकते हैं। इसके अलावा, वह बदबूदार एंड्रू बर्था पर नज़र रख रहा है। वे मेरे कारण उनके पीछे आ सकते हैं, लेकिन अब जब एल्डर अलेक्जेंडर उन्हें वापस ले जाएगा तो मुझे उनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपने माथे पर एक उंगली थपथपाए, आंखें संकुचित करके ध्यान केंद्रित किया जबकि वह एहसान वापस करने का तरीका खोज रहा था। एक पल के बाद वह उछला और जल्दी से डेस्क पर चला गया। वह तब तक समूह के बीच से छानता रहा जब तक उसे एक कलम, स्याही और कुछ खाली कागज नहीं मिल गए। अपनी छोटी सी जीत पर उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई, इससे पहले कि वह एक गहरी सांस लेता और अपनी आंखें बंद कर लेता। कलम को हाथ में पकड़े हुए उसने अपनी आंतरिक शक्ति को सक्रिय किया और पाउंडिंग स्किल को चुना। भक्षण कौशल। प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह अपने होश में आया और कागजों पर पाउंडिंग कौशल की विधियां लिखीं। एल्डर अलेक्जेंडर इसके हकदार थे और यह अथर्व के सिद्धांतों में से एक था कि हमेशा किसी ने जो उदारता दिखाई है उसे वापस करना चाहिए। उन्होंने अपनी ड्यूटी को योजना के अनुसार पूरा किया और डेस्क के पास नोट छोड़ दिया। इसके बाद वह कमरे से बाहर निकल गए और अभ्यास की तैयारी में अपने घर वापस चले गए। वह जगह के केंद्र में रहे और ध्यान केंद्रित किया और तदनुसार अपनी सांस को समायोजित किया। अभ्यास ने उनके शरीर को जादुई आत्मा पत्थर को परिष्कृत करने के उनके इरादे के लिए गर्म कर दिया। उन्हें जल्द से जल्द इस पर काम शुरू करना था, क्योंकि यह एक ऐसी वस्तु थी जो सभी की ईर्ष्या को आकर्षित करती थी। इसकी शक्ति की प्राप्ति को लंबा करना उसके लिए हानिकारक होगा। उसे इसकी ऊर्जा को तब तक खत्म करना था जब तक कि यह एक साधारण बेकार पत्थर न बन जाए, अन्यथा उसे बढ़ती परेशानी से निपटना होगा। आप सभी को जादुई आत्मा पत्थर चाहिए। ठीक है, आप सभी बस इंतजार करते रह सकते हैं। वैसे भी यह सब अंत में व्यर्थ ही होगा, अथर्व ने निंदा की, क्योंकि उसने एक साथ भक्षण कौशल शुरू किया था। उसे आश्चर्य हुआ, भक्षण कौशल शुरू करते ही उसके आध्यात्मिक मेरिडियन ने जोरदार प्रतिक्रिया दी।
इससे शक्तिशाली ऊर्जा निकली और जादुई आत्मा पत्थर को अपने आलिंगन में तब तक ले लिया जब तक कि उसने इसे पूरी तरह से चूस नहीं लिया। एक चौंका देने वाली अनुभूति में उसने महसूस किया कि जादुई आत्मा पत्थर उसके अंदर सफलतापूर्वक भस्म हो गया था। भगवान, यह अविश्वसनीय है। ऐसा लगता है कि मेरे नए आध्यात्मिक मेरिडियन को ये पत्थर बहुत पसंद है, उसने विस्मय में प्रशंसा की। उसने पत्थर को परिष्कृत करने की योजना बनाई थी ताकि इसकी शुद्ध शक्ति को अपने आध्यात्मिक मेरिडियन में स्थानांतरित किया जा सके। हमेशा की तरह उसने पहले से ही उस दयनीय प्रक्रिया की कल्पना की थी जिससे उसे निस्संदेह गुजरना होगा, लेकिन उसके आध्यात्मिक मेरिडियन ने इसे खुद ही खा लिया था। चौंकाने वाले ऑपरेशन ने उसे असहनीय दर्द को सहने में अपना समय और ऊर्जा खर्च करने से बचा लिया था। इस घटना के कारण उसका आध्यात्मिक मेरिडियन फिर से बदल गया। दूसरे खंड में एक विशाल क्षेत्र दिखाई दिया जो भक्षक क्षेत्र की विशालता की नकल कर रहा था। उसका मन खाई में समा गया और उसे शुद्ध जलती हुई आग के दृश्य से स्वागत किया गया। यह क्षेत्र के चारों ओर घूमता रहा। तत्व से निकलने वाली तीव्र गर्मी क्रूरता से नाच रही थी क्योंकि यह अपने रास्ते में खड़ी किसी भी चीज पर अपने झुलसाने वाले हमलों को प्रक्षेपित कर रही थी। सौभाग्य से अथर्व के लिए क्षेत्र के स्वामी के रूप में ये लपटें उसे प्रभावित नहीं करेंगी। दूसरे शब्दों में, वह अपने शरीर में लपटों से प्रतिरक्षित था। आग के समुद्र के बीच एक एक करके लाल रंग के रून उभरे और हवा में तैरने लगे। लगता है कि मैं एक और सर्वोच्च कौशल प्राप्त करने जा रहा हूं, अथर्व ने चिल्लाते हुए कहा। रूनों को देखकर खुशी और रोमांचित हुआ। उसने 9 सर्वोच्च कौशलों में से एक प्राप्त किया था जो भक्षण कौशल था जब भक्षक क्षेत्र पहले प्रकट हुआ था। तब से वह मानता था कि 9 सर्वोच्च कौशल प्रस्तुति के एक ही पैटर्न का पालन करते हैं। यह अग्निस्थान, मैं अभी आपको ज्वाला क्षेत्र कहूंगा, उसने गुनगुनाते हुए एक व्यापक मुस्कान दिखाते हुए कहा जबकि वह स्वागत योग्य परिदृश्य की जांच में क्षेत्र के चारों ओर घूमता रहा। उसी समय उन्होंने रक्त शोधन की 6ठी कक्षा तक पहुंचने के उद्देश्य से अभ्यास किया। 2 दिन बाद तक एल्डर अलेक्जेंडर वापस आ गया। अध्याय 135 पृथ्वी अग्निस्थान। अपने आगमन पर एल्डर अलेक्जेंडर ने अथर्व से कहा, मैंने उन्हें सुरक्षित रूप से स्नो सैक में वापस भेज दिया है और उन्हें आश्वासन दिया है कि आप कुछ समय के लिए यहाँ रहेंगे। सब कुछ के लिए धन्यवाद, मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ, अथर्व ने जवाब दिया। अथर्व, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वापस स्नो सैक में भेज दूँ तो मैं भेज सकता हूँ। मुझे यकीन है कि वे लोग मेरी अवज्ञा नहीं करेंगे, एल्डर अलेक्जेंडर ने कहा। एल्डर अलेक्जेंडर, मैं आपकी दयालुता की पूरी तरह से सराहना करता हूँ। हालांकि आपको इस मामले में शामिल नहीं होना चाहिए, अथर्व ने कहा। ठीक है, उनके अलावा अंतहीन छाया भी मुझे मारने की साजिश रच रही है, उसने थोड़ी देर रुकने के बाद कहा। एल्डर अलेक्जेंडर ने अपने चेहरे पर चिंता भरी नज़र से जवाब दिया, क्या अंतहीन छाया? ये सुनते ही एल्डर अलेक्जेंडर के हाव भाव तुरंत बदल गए। आप बहुत परेशानी में हैं, अथर्व। अंतहीन छाया निडर है, उन्हें कास्टिंग गिल्ड की शक्ति की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, न ही आध्यात्मिक राजा की। इसे ध्यान में रखते हुए ये भी कहा जाता है कि उनका नेता एक उच्च आध्यात्मिक राजा है, जिसका अर्थ है कि उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उनका नेता बहुत शक्तिशाली है, अथर्व ने अपनी आवाज़ में धीमी आवाज़ के साथ जवाब दिया। इसलिए जब तक आप एक जन्मजात आध्यात्मिक राजा की तरह शक्तिशाली नहीं बन जाते तब तक अंतहीन छाया आपका पीछा करना कभी बंद नहीं कर सकती, एल्डर अलेक्जेंडर ने गंभीरता से कहा। एल्डर एलेक्स, आप जानते हैं कि जन्मजात आध्यात्मिक राजा का क्षेत्र इस समय मुझसे काफ़ी दूर है। डरने की कोई बात नहीं है, अथर्व ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ रहना चाहिए, या कम से कम कुछ समय के लिए स्नो सैक में रहना चाहिए। यह आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है। एल्डर अलेक्जेंडर ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। यद्यपि आध्यात्मिक स्तर पर कास्टिंग मास्टर और जन्मजात आध्यात्मिक राजा, उन्हें इस दुविधा को हल करने का जरा भी अंदाजा नहीं था। ठीक है, तो कोई बात नहीं एल्डर एलेक्स, यह आपके लिए एक उपहार है। मुझे उम्मीद है कि यह आपके कास्टिंग कौशल में मदद कर सकता है। उस पल अथर्व ने एल्डर अलेक्जेंडर को पहले से ही तैयार किए गए पाउंडिंग कौशल और रूनों का सेट देना शुरू कर दिया। आखिर यह क्या है? तुम इतने रहस्यमय क्यों हो? अथर्व के नोट को उत्सुकता से देखते हुए एल्डर अलेक्जेंडर ने इसे सावधानी से लिया। नोट पढ़ते हुए एल्डर अलेक्जेंडर कांपने लगे। कागज पढ़ते समय उनके हाथ कांपने लगे। वह वास्तव में उस पर लिखे चित्रों और शब्दों से बहुत परिचित थे। कास्टिंग मास्टर के लिए इस तरह की भविष्य सूचक पाउंडिंग स्किल पूरी तरह से अमूल्य थी। यही कारण था कि बाहर इतने सारे लोग थे जो अथर्व को मारने के लिए उत्सुक थे। उनका लक्ष्य उसका मैजिक स्पिरिट स्टोन और पाउंडिंग स्किल्स छीनना था। जवाब में एल्डर अलेक्जेंडर, जो एक परिष्कृत और धर्मी व्यक्ति थे, ने कागज को मोड़कर अथर्व को वापस दे दिया। फिर उन्होंने कहा, अथर्व, कृपया मुझे एक खलनायक के रूप में मत देखो जो तुम्हारे पाउंडिंग कौशल का लालच करता है। मेरा यहाँ एकमात्र उद्देश्य तुम्हें सहायता प्रदान करना है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी प्रतिभा और विशेषताओं को महत्व देता हूँ। ओह,
ये कितनी अफसोस की बात है कि तुम पहले ही ऋषि स्तर पर कास्टिंग मास्टर के शिष्य बन चुके हो। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से अपना बना लेता। इसलिए तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एल्डर अलेक्जेंडर ने कहा। एल्डर एलेक्स, हम बहुत लंबे समय से एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में पहले से ज़्यादा नहीं जानता, अथर्व ने खड़े होकर गंभीरता से कहा। वास्तव में मैं तुम्हारे बारे में बहुत कम जानता हूँ। क्षमा करें, एल्डर एलेक्स। कृपया मेरी बेखबरता और सावधानी पर ध्यान न दें। मैं तुम्हारी बात को स्पष्ट रूप से समझ सकता हूँ और मुझे विश्वास है कि समय निश्चित रूप से सब कुछ साबित कर देगा। अब बेहतर होगा कि तुम इसे वापस ले लो, अन्यथा तुम्हें अपने गुरु द्वारा निश्चित रूप से कड़ी सजा दी जाएगी। एल्डर अलेक्जेंडर ने शांति से कहा। जहां तक अथर्व के शब्दों का सवाल है तो उसे उन पर कोई आपत्ति नहीं थी। एल्डर एलेक्स, यह आपके लिए एक उपहार है, मैं इसे वापस कैसे ले सकता हूँ? अथर्व मुस्कुराया। एल्डर एलेक्स, शायद मैं आपको इतना अच्छी तरह से नहीं जानता, फिर भी आपके लिए पाउंडिंग स्किल्स का सेट स्वीकार करना उचित है, खासकर इसलिए क्योंकि आपने पहले ही मेरी बहुत मदद की है। मुझे यकीन है कि आप वास्तव में एक भरोसेमंद और सम्मानित व्यक्ति हैं, और यही कारण है कि मैंने आपको पाउंडिंग कौशल का सेट दिखाने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया है। आखिरी बात जिसके बारे में आपको चिंता करनी है वह है मेरे मालिक का रवैया। इसलिए एल्डर एलेक्स, कृपया इसे स्वीकार करें। यदि आप अभी भी इसे अस्वीकार करते हैं तो इसका मतलब होगा कि आप मुझे अपने लोगों में से एक के रूप में मानने में विफल रहे हैं। अथर्व ने ईमानदारी से कहा। एल्डर अलेक्जेंडर थोड़ी देर के लिए चुप रहे। उन्हें अथर्व के दृढ़ शब्दों से परेशानी हुई। हालांकि एल्डर अलेक्जेंडर को लगा कि पाउंडिंग स्किल्स के सेट को स्वीकार करने का मतलब है कि वह अथर्व की विश्वासघाती स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। कुल मिलाकर वह जानता था कि अथर्व को वास्तव में वर्तमान में उसकी ताकत की आवश्यकता है। यह उसका मूल इरादा नहीं था। हाँ, एल्डर एलेक्स, यदि आप किसी भी तरह से अभिभूत महसूस करते हैं तो आप मुझे अन्य चीज़ों से क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी से खजाने। एल्डर अलेक्जेंडर को एक आंतरिक पीड़ा का अनुभव करते हुए देखकर अथर्व ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके अलावा मेरे पास अनगिनत स्वार्थी विचार भी हैं। पाउंडिंग स्किल के सेट के साथ आपको कास्टिंग के तरीके से परे और आगे बढ़ाया जाएगा ताकि मेरे पास एक मजबूत समर्थक हो सके। अब क्यों तुम धूर्त हो? एल्डर अलेक्जेंडर ने अथर्व की ईमानदारी पर निराशाजनक रूप से मुस्कुराया। एल्डर अलेक्जेंडर ने कागज स्वीकार करने का फैसला किया। वह अब अथर्व के अच्छे विश्वास को अस्वीकार नहीं कर सकता था। अगर वह ऐसा करता तो वह एक पाखंडी व्यक्ति की तरह प्रतीत होता। अथर्व, अब तुम मेरे गुरु हो। एल्डर अलेक्जेंडर ने ध्यान से मुस्कुराया। एल्डर एलेक्स, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अथर्व मुस्कुराया। अब जब मैंने आपका उपहार स्वीकार कर लिया है तो मैं आपको बदले में एक मौका दूंगा। हालांकि बदले में स्वर्ग और पृथ्वी से खजाने भी होने चाहिए, एल्डर अलेक्जेंडर ने गंभीरता से कहा। एक मौका? एल्डर अलेक्जेंडर, वह क्या है? एल्डर अलेक्जेंडर के शब्दों को सुनते ही अथर्व तरोताजा हो गया। अर्थ फायर प्लेस इन द अर्थ फायर लैंड, एल्डर एलेक्स ने उत्तर दिया। अर्थ फायर प्लेस? अथर्व ने सोचा, मुझे यकीन है कि आपने अर्थ फायर लैंड की किंवदंती के बारे में सुना होगा। प्राचीन काल में पवित्र अग्नि का एक समूह नीचे आया और इस स्थान को गर्म कर दिया, जिससे ये सूखे से भर गया। यहाँ तक कि जानवरों की आग भी दिखाई दी, एल्डर अलेक्जेंडर ने अथर्व को बताया। इसके अलावा ये पर्यावरण से भी प्रभावित था। योद्धा पृथ्वी अग्नि भूमि में पैदा हुए थे और लगभग अग्नि प्रकृति के थे। इस प्रकार कई कास्टिंग प्रतिभाओं को यहाँ विकसित किया गया था। एल्डर एलेक्स, मैंने एक बार बुजुर्गों से इसके बारे में सुना था, अथर्व ने कहा। एल्डर अलेक्जेंडर ने आगे कहा, इसके अतिरिक्त हर 30 साल में एक विशाल रहस्यमय मैदान दिखाई देगा पीले रेत के इलाके में। स्वर्ग और पृथ्वी से आग की प्रकृति, जानवरों की आग और प्राचीन काल से पीछे छोड़े गए कास्टिंग उपकरणों से अनगिनत खजाने मैदान पर पाए जा सकते हैं। इस मैदान का नाम अर्थ फायर प्लेस है। अगले महीने वह समय है जब अर्थ फायर प्लेस दिखाई देगा। पृथ्वी अग्नि स्थान, जानवरों की आग, रूनों का ज्ञान और पृथ्वी और स्वर्ग से खजाने के साथ पृथ्वी अग्नि भूमि एक उल्लेखनीय महान स्थान है। अथर्व ने धीमी आवाज में आह भरी। पृथ्वी अग्नि स्थान पर जाने की उसकी इच्छा उसकी लालसा भरी आंखों से प्रकट हुई। एल्डर एलेक्स, आप जन्मजात आत्माएं भी ऐसी महत्वपूर्ण जगह की यात्रा क्यों नहीं करती? अथर्व ने उलझन में पूछा। यह एक अच्छी बात है। हालांकि हम रक्त शोधन से परे योद्धाओं के लिए इसके शक्तिशाली प्रतिबंध के कारण पृथ्वी अग्नि स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। एक बार एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक राजा ने इसे तोड़ने का प्रयास किया था और यह विफलता में समाप्त हो गया। आध्यात्मिक राजा से परे की शक्ति का भी कोई नतीजा नहीं निकला। यह अविश्वसनीय है। अथर्व प्रतिबंध की शक्ति पर चकित था। हालांकि क्या कोई अन्य प्रतिबंध हैं, विशेष रूप से मेरे लिए? अथर्व ने पता लगाया। अध्याय 136 एल्डर अलेक्जेंडर के उदार पुरस्कार। हाँ, सीमाएं हैं। एल्डर एलेक्स ने सिर हिलाया। वे क्या हैं, एल्डर? पृथ्वी अग्नि भूमि के नियमों के अनुसार केवल उनकी भूमि में शिष्यों की युवा पीढ़ी ही पृथ्वी अग्नि स्थान में प्रवेश कर सकती है।
अन्य भूमि के योद्धाओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, एल्डर अलेक्जेंडर ने समझाया। हालांकि अब आप कास्टिंग गिल्ड के सदस्य हैं, लेकिन आप पृथ्वी अग्नि भूमि के योद्धाओं में से एक नहीं हैं, इसलिए आप उनकी भूमि पर पैर नहीं रख सकते। एक बार जब आप ऐसा करेंगे तो पृथ्वी अग्नि भूमि की सभी सेनाएं आपके पीछे पड़ जाएंगी। मैं समझ गया, अथर्व ने सिर हिलाया। लेकिन एल्डर एलेक्स, क्या मुझे इसमें प्रवेश करने में मदद करने का कोई और तरीका है? बेशक, मैं दुनिया को बता सकता हूं कि तुम मेरे शिष्य हो और जिन स्थानों पर मेरा प्रभाव है उनकी संख्या के आधार पर तुम पृथ्वी अग्नि स्थान में प्रवेश कर पाओगे। लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम, मेरे छोटे दोस्त, मेरे शिष्य होने का नाटक करना चाहोगे या नहीं। एल्डर एलेक्स, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बेशक मैं करूंगा, मैं मुझे सम्मानित महसूस होगा, अथर्व ने आगे कहा। साथ ही, अगर मैं तुम्हारा शिष्य होने का नाटक करता हूं तो मुझे विश्वास है कि वे घमंडी मूर्ख फिर से मेरा विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ठीक है, चूंकि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो ये तय है। 1 महीने के बाद मैं तुम्हें, कायला और थियो को पृथ्वी अग्नि स्थान पर भेज दूंगा, एल्डर अलेक्जेंडर ने कहा। फिर वह अथर्व से यह कहते हुए चला गया कि वह स्वर्ग और पृथ्वी से अपने नए दिखावटी शिष्य के लिए खजाना चुनने के लिए कास्टिंग गिल्ड के ट्रेजर टॉवर जा रहा था। लगभग आधे दिन बाद एल्डर अलेक्जेंडर वापस लौटा। सबसे पहले उसने अथर्व को साधना विधियों का एक सेट दिया। मैंने सुना है कि आपके पास दोहरे गुणों वाला एक अधूरा आध्यात्मिक मेरिडियन है। चूंकि आप आज तक सफल हो पाए हैं, इसलिए मेरा मानना है कि आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति भी हैं। मैं देखता हूं कि आपने अग्नि तत्व की अपनी साधना विधि में उत्कृष्टता हासिल की है, इसलिए मैंने आपके लिए ब्लैक लेवल के निचले स्तर पर एक बर्फ तत्व साधना विधि चुनी है, एल्डर अलेक्जेंडर ने समझाया। इसके बाद उन्होंने अथर्व को जानवर की खाल का एक रोल दिया। क्योंकि अथर्व को पता था कि यह ब्लैक लेवल के निचले स्तर की साधना विधि थी, उसने तुरंत जानवर की खाल खोली। अंदर अथर्व को 3 चमकते हुए शब्द दिखाई दिए, आइस केज फिंगर्स। ये साधना विधि का नाम था और इसके 9 रूप थे। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक ऐसी साधना विधि थी जो किसी प्रतिद्वंद्वी को तुरंत पनघु बना सकती थी। योद्धा जितना अधिक इसका अभ्यास करेगा, वह दुश्मन को लंबे समय तक पनघु बना सकता है। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण कारक योद्धा की अपनी ताकत और उनके सापेक्ष प्रतिद्वंद्वी की ताकत पर भी निर्भर करता था। अगर मैं इस पद्धति का उपयोग करके प्रशिक्षण लेता हूं, तो अगर मैं इसका उपयोग करने में सक्षम हूं तो ये युद्ध में बहुत बड़ा अंतर लाएगा। यह एक शानदार साधना पद्धति है, अथर्व ने कहा, काफी प्रसन्नता से। ऐसा लगता है कि आइस केज फिंगर्स वास्तव में आपको सूट करता है। मैं आपके लिए एक मैनुअल चुनने जा रहा था, लेकिन मैंने फैसला किया कि यह विधि अधिक उपयोगी हो सकती है, एल्डर अलेक्जेंडर ने अथर्व के उत्साह पर मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा आपके पास अपना गुप्त मैनुअल है। धन्यवाद एल्डर, यह मेरे लिए बिल्कुल सही है, अथर्व हंसा। ट्रेजर टॉवर में मैंने आपके लिए स्वर्ग और पृथ्वी से 2 प्रकार के खजाने चुने हैं। एक है फायर लोड सीड। एल्डर अलेक्जेंडर ने अपनी स्टोरेज रिंग से 5 मुट्ठी के आकार के लाल रंग के बीज निकालते हुए कहा। जब अथर्व ने उन्हें अपने हाथों में लिया तो वह उनमें अग्नि तत्व की प्रबल शक्ति को महसूस कर सकता था। उसे यह जानकर खुशी हुई कि यह हेदर द्वारा दी गई पवित्र सार गोली से भी अधिक शक्तिशाली थी। फायर लोड सीड एक जादुई कमल का बीज था जो लावा में उगता था। ये स्वर्ग और पृथ्वी से एक उन्नत खजाना है जो अन्य उन्नत खजानों की तुलना में बहुत अधिक कीमती है। मैं संयोग से उनके पास आया, एल्डर एलेक्स ने कहा। यह एक उन्नत खजाने से भी अधिक कीमती है, अथर्व ने उत्साह से दोहराया। उसे एहसास हुआ कि अब अपने पाउंडिंग कौशल को प्रकट करना काफी सार्थक था। एल्डर एलेक्स, क्या यह अग्निकमल का बीज मृत है या जीवित है? अथर्व ने उत्सुकता से पूछा। बेशक ये जीवित है, लेकिन पृथ्वी अग्नि भूमि जैसी गर्म जगह में भी बीज खिल नहीं सकता। इस बीज को जिस गर्मी की जरूरत थी वह वास्तव में शक्तिशाली थी और इसे लंबे समय तक चलना था, एल्डर एलेक्स ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अग्निकमल के बीज को रोपने का मौका वास्तव में अमूल्य था। ओह, अथर्व ने कहा, थोड़ा चकित महसूस करते हुए। उसके दौड़ते हुए विचार उसके पुनः प्राप्त आध्यात्मिक मध्याह्न पर दूसरे स्थान पर तैर गए थे। ज्वाला क्षेत्र। ज्वाला क्षेत्र आग का एक समुद्र था। उसने सोचा कि शायद ये बीज की उच्च स्तर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। मैं इसे बाद में आजमा सकता हूँ, अथर्व ने खुद से कहा। एल्डर अलेक्जेंडर ने अब स्वर्ग और पृथ्वी से एक और खजाना निकाला। ये काली घास का एक टुकड़ा था। आत्मा को पोषण देने वाली जड़ी बूटी कहलाने वाली यह छोटी घास भी स्वर्ग और पृथ्वी से एक तरह का उन्नत खजाना है, उन्होंने समझाया। ये योद्धाओं को उनकी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने और उनके आध्यात्मिक मेरिडियन को पोषण देने में मदद कर सकती है। इसका उपयोग करने का एक अच्छा तरीका ये होगा कि आप इसे अपने अधूरे आध्यात्मिक मेरिडियन में रखें। ये संभवतः इसे सुरक्षित रखने में आपकी मदद करेगा। धन्यवाद एल्डर एलेक्स, आप बहुत दयालु हैं, अथर्व हकलाया। एल्डर एलेक्स ने उसके लिए जो किया उससे वह भावुक हो गया। शायद एल्डर एलेक्स ने उसके लिए आत्मा को पोषण देने वाली जड़ी बूटी इसलिए चुनी थी क्योंकि वह अथर्व के अधूरे आध्यात्मिक मेरिडियन के बारे में जानता था।
आपको इस महीने ध्यान से इन साधना विधियों को सीखना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जो योद्धा पृथ्वी अग्निस्थान में प्रवेश करने में सक्षम हैं, वे सभी बलों से सबसे शक्तिशाली प्रतिभाएं हैं। उनमें से लगभग सभी रक्त शोधन के उन्नत चरण तक पहुंच चुके हैं। आप मजबूत हैं, अथर्व, लेकिन आप अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। मैं समझता हूं, अथर्व ने गहराई से सिर हिलाया। पृथ्वी अग्निस्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमय स्थान था। कोई भी सेना साधारण योद्धाओं को वहां नहीं भेजेगी। इस बार ये कौशल के बीच एक अथक लड़ाई होने वाली थी। वह इसके लिए उत्सुक था, वह उन सभी चीज़ों की कल्पना कर रहा था जो वह सीखेगा। एक और बात, अथर्व, इस महीने आपको कायला और थियो के साथ एक गहरा संबंध विकसित करना चाहिए। आखिरकार आप तीनों एक साथ पृथ्वी अग्निस्थान की यात्रा करेंगे, एल्डर एलेक्स ने कहा, जाने के लिए उठते हुए। बड़े सिकंदर ने भी अथर्ववेद ग्रहण किया, अपने साथ आयरन डिस्ट्रॉयर लेकर गया। वह इस महीने का उपयोग अथर्व के लिए इसे फिर से तैयार करने के लिए करेगा। अथर्व इस बात से बहुत खुश था। स्पिरिट लेवल कास्टिंग मास्टर की मदद से उसका हथियार बेहद शक्तिशाली बनने वाला था। एल्डर एलेक्जेंडर के जाने के बाद अथर्व ने तुरंत एक फायर लोड सीड निकाला और उसे अपने फ्लेम जोन में रख दिया। सबसे पहले अथर्व ने फ्लेम जोन में आग लगाई और फायर लोड सीड के लिए कुछ जगह खाली की। फिर उसने ये देखने के लिए लपटों को बढ़ाना जारी रखा कि फायर लोड सीड अधिक गर्मी के साथ कैसे प्रतिक्रिया करेगा। नौवेल कुल मिलाकर अथर्व ने फ्लेम जोन में 1/3 लपटें एकत्र कीं। उसकी खुशी के लिए फायर लोड सीड ने प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। उसने जो लपटें उसे खिलाईं उन्हें अवशोषित कर लिया। फायर लोड सीड को अवशोषित करने के लिए भी इतनी आग की जरूरत होती है। अगर यह किसी दिन फायर लोड्स में विकसित होता है तो यह वास्तव में एक शानदार खजाना होगा, अथर्व ने खुद से कहा। और इसलिए अथर्व ने आत्मविश्वास से शेष बीजों को फ्लेम जोन में डाल दिया। चाहे ज्वाला क्षेत्र में कितनी भी लपटें अवशोषित क्यों न हो जाएं, लाल रंग के रून और अधिक उत्पन्न करते रहेंगे। इस वजह से अथर्व को चिंता नहीं थी कि ज्वाला क्षेत्र की लपटें बीजों द्वारा निगल ली जाएंगी और चूस ली जाएंगी। अपने ज्वाला क्षेत्र में अग्निकमल के बीजों की नियुक्ति से संतुष्ट होने के बाद अथर्व तुरंत अपने प्रशिक्षण की ओर मुड़ गया। खोने के लिए समय नहीं था। अध्याय 137 पृथ्वी अग्निस्थान का उद्घाटन। ये खबर कि एल्डर एलेक्जेंडर ने अथर्व को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, पूरे कास्टिंग गिल्ड के साथ साथ कास्टिंग सिटी में भी फैल गई। इसने कई अन्य शिष्यों की बड़ी चिंता को जन्म दिया, विशेष रूप से वे जो अथर्व से पाउंडिंग स्किल हासिल करना चाहते थे। हालांकि इस मामले ने अनगिनत योद्धाओं की उम्मीदों को पूरा किया। चूंकि अथर्व कास्टिंग मूल्यांकन के दौरान बहुत शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रहा, बहुत समय नहीं बीता था कि कई योद्धाओं ने अथर्व पर नजर रखना छोड़ दिया और यहां तक कि उसके पाउंडिंग स्किल के लिए हाथापाई भी छोड़ दी। भले ही अथर्व का पाउंडिंग स्किल शानदार था, योद्धा एल्डर एलेक्जेंडर को अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह स्पिरिट लेवल का कास्टिंग मास्टर था, साथ ही एक जन्मजात आध्यात्मिक राजा भी था। ये बस इसके लायक नहीं था। इसके अलावा अन्य योद्धाओं के पास कोई जन्मजात शक्ति नहीं थी, आध्यात्मिक राजा जो भी हो। कई शिष्यों ने अनुमान लगाया कि एल्डर एलेक्जेंडर ने अथर्व को अपना शिष्य क्यों स्वीकार किया, क्योंकि वह अथर्व को पृथ्वी अग्निस्थान में प्रवेश करने का अधिकार देने की योजना बना रहा था। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारण क्या था। एंड्रू और इवान के लोग भी अथर्व के खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकिचाते थे, खासकर जब वह एल्डर एलेक्जेंडर का शिष्य बन गया। क्या बकवास है, लानत है। मुझे विश्वास नहीं होता कि एलेक्जेंडर ने अथर्व को अपना शिष्य बनाने की हिम्मत की। वह वास्तव में मुझे परेशान करता है। एक शानदार कमरे के अंदर एंड्रू, जो छोटा और पतला था, क्रोधित हो गया और कमरे के अंदरूनी हिस्से को अस्त व्यस्त कर दिया। एलेक्जेंडर को अथर्व की मैनुअल से अवश्य ही दिलचस्पी रही होगी, अन्यथा वह इतनी आसानी से अथर्व को अपने शिष्यों में से एक के रूप में स्वीकार नहीं करता, इवान ने विश्लेषण किया। मुझे यकीन है कि अथर्व पृथ्वी अग्निस्थान में प्रवेश करेगा। ये हमारे लिए उस पर हमला करने का सही अवसर हो सकता है। तुम सही हो, मैंने पहले ऐसा नहीं सोचा था। चूंकि वह सिकंदर का शिष्य बन गया है, इसलिए वह पृथ्वी अग्निस्थान में प्रवेश करने के योग्य है। इवान की बात सुनकर एंड्रू ने ऐसे लहजे में टिप्पणी की जिससे उसकी उत्तेजना पर जोर पड़ा। जब तक अथर्व पृथ्वी अग्निस्थान में प्रवेश करने में कामयाब हो जाता, एंड्रू के पास अथर्व को मारने के बहुत सारे तरीके होंगे। ये सुनकर एंड्रू थोड़ा चिंतित हो गया और उसने कहा, हालांकि अधिकांश योद्धा सिकंदर से डरते हैं, फिर भी बाहर अनगिनत योद्धा हैं जो अथर्व की पुस्तिका चाहते हैं। कौन जानता है कि वे इसे वापस पाने के लिए क्या करेंगे। इस मामले में क्या अथर्व पृथ्वी अग्निस्थान में प्रवेश करने के लिए तैयार होगा? ठीक है, मैजिक स्पिरिट स्टोन जीतने के लिए अथर्व को अपना असाधारण पाउंडिंग कौशल दिखाना होगा। ऐसा लगता है कि वह एक निर्दयी और महत्वाकांक्षी योद्धा है जो खजानों की बहुत सराहना करता है। पृथ्वी अग्निस्थान के अंदर मौके और खजाने प्रचुर मात्रा में हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि इस बार अथर्व निश्चित रूप से उस अवसर का लाभ उठाएगा जो हर 30 साल में एक बार ही मिल सकता है, इवान ने कहा। ये सही है, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं कभी भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता, एंड्रू ने जवाब दिया।
एंड्रू, इससे पहले कि हम अथर्व को मारने की साजिश रहे या कोई कार्रवाई करें, हमें एक और काम करना है, इवान ने कहा। तो अब क्या, हमें क्या करना चाहिए? हमें अथर्व पर नज़र रखने वालों के साथ गुप्त रूप से गठबंधन करने की योजना बनानी चाहिए और उन्हें फिलहाल जासूसी बंद करने के लिए राजी करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए, इवान ने उत्तर दिया। अथर्व को पृथ्वी अग्नि स्थान में प्रवेश करने के बाद अपनी सतर्कता कम करने का समय है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। हम आपकी इच्छानुसार कर सकते हैं। अगर हम इस बार अथर्व को मारने में विफल रहे तो हम पृथ्वी अग्नि स्थान से बाहर आने के बाद उससे निपटने के अन्य तरीके खोज लेंगे, एंड्रू ने ठंडे स्वर में कहा। जिस क्षण से अथर्व एल्डर अलेक्जेंडर का शिष्य बना, उसके कुछ ही दिनों बाद कास्टिंग गिल्ड के बाहर किसी ने भी अथर्व पर जासूसी करने की हिम्मत नहीं की। एल्डर अलेक्जेंडर के आदमियों ने अथर्व को इस मामले के बारे में सूचित किया। सुनो, मुझे डर है कि यह मामला उतना सरल नहीं है जितना तुम इसे बना रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि वे योद्धा अपने लालच को वापस लेने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं एल्डर अलेक्जेंडर का शिष्य बनने में कामयाब रहा? या क्या उन सभी ने पृथ्वी अग्नि स्थान के मामले की तैयारी शुरू कर दी है? क्या वे मुझसे निपटने में बहुत व्यस्त हैं? वर्तमान में अथर्व केवल अपने सुधार और पृथ्वी अग्नि स्थान में प्रवेश करने के अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए वह किसी और चीज़ के बारे में चिंतित नहीं था। इस अवधि के दौरान एकांत में साधना के अलावा अथर्व ने थियो और कायला के साथ अनुभव साझा किया और कास्टिंग कौशल के बारे में नोट्स की तुलना की। थियो अथर्व से सीखने के लिए तैयार था, हालांकि कायला के लिए वह शुरुआत में अथर्व के साथ कुछ भी साझा करने के विचार से संतुष्ट नहीं थी। हालांकि अथर्व को कार्रवाई में देखकर वह धीरे धीरे उसकी शानदार कास्टिंग कौशल की प्रशंसा करने लगी और उसे एक सेकंड के लिए भी ठंडा कंधा देने से परहेज करने लगी। इन दिनों के दौरान अथर्व उन दोनों के साथ घुलने मिलने में कामयाब रहा और धीरे धीरे उनसे परिचित हो गया। हालांकि वे एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते थे, फिर भी वे स्वेच्छा से एक दूसरे का समर्थन और मदद करने का प्रयास करते थे। थियो के लिए अथर्व ने अपने कार्य को थोड़ा विनम्र माना। वह जानता था कि थियो इस प्रकार मार्शल आर्ट की दुनिया में आसानी से धमकाया जा सकता है, जहां कमजोर व्यक्ति सबसे बड़ा बन जाता है। उन लोगों का शिकार जो अपनी ताकत पर भरोसा रखते थे। हालांकि अथर्व ने उससे कुछ भी न कहने का फैसला किया। आखिरकार थियो का अपना स्वामी था और अथर्व को उसे कोई भी निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं था। वह बस कभी कभी उसे याद दिला सकता था। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। पृथ्वी अग्नि स्थान आखिरकार प्रकट हुआ और योद्धाओं के प्रवेश के लिए खुल गया। उस दिन अनगिनत बड़े पक्षी कास्टिंग सिटी के चारों ओर हवा में उड़ रहे थे। अपनी पीठ पर योद्धाओं के साथ पक्षी पृथ्वी अग्नि स्थान की ओर बढ़ रहे थे। एल्डर अलेक्जेंडर, जिन्होंने खुद को अथर्व द्वारा दिए गए पाउंडिंग कौशल में लिप्त कर लिया, ने भी अपनी साधना समाप्त कर ली। अथर्व, मैंने आपके आयरन डिस्ट्रॉयर को फिर से ढालने में आपकी सहायता की है। अब इसे एक अर्ध आध्यात्मिक हथियार माना जाता है जिसमें ज्ञान की एक किरण है। इस बिंदु से आपको इसे अपने मन और आत्मा से प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि आप इसकी शक्ति का पूरा अनुभव कर सकें, एल्डर अलेक्जेंडर ने टिप्पणी की। अर्ध आध्यात्मिक हथियार, वाह, धन्यवाद एल्डर एलेक्स। अथर्व ने एल्डर अलेक्जेंडर को अपना धन्यवाद व्यक्त किया। बहुत से अर्धअमर योद्धा अर्धाध्यात्मिक हथियार का उपयोग करते थे, लेकिन अब रक्त शोधन के अथर्व के पास भी यह हो सकता है। अगर यह बात दूसरों को पता चल जाए तो अस्थि सुदृढ़ीकरण और अर्धअमर के कई योद्धा उसके नए हथियार के लिए लालच कर सकते हैं और लड़ना चाह सकते हैं। सबसे पहले मेरा इरादा आपको एक वास्तविक आध्यात्मिक हथियार देने का था। अपनी क्षमता के साथ मैं आपके लिए जल्दी से एक विशेष हथियार बना सकता हूं, लेकिन ये देखते हुए कि आप केवल रक्त शोधन के योद्धा हैं, मुझे चिंता है कि कई अन्य योद्धा वास्तविक आध्यात्मिक हथियार का उपयोग करने के लिए आप पर हमला करेंगे। आखिरकार सभी जन्मजात योद्धा वास्तविक आध्यात्मिक हथियार पाने के लिए उत्सुक हैं, एल्डर अलेक्जेंडर ने समझाया। आखिरकार भले ही आप आध्यात्मिक हथियार को स्टोरेज रिंग में जन्मजात आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना रखते हों, वे जन्मजात आध्यात्मिक राजा इसे आसानी से महसूस कर सकते हैं। एल्डर एलेक्स, यह कोई समस्या नहीं है। मैं अर्ध आध्यात्मिक हथियार से संतुष्ट हूँ, अथर्व ने कहा। अच्छा, मुझे लगता है कि आपके लिए इस तरह से सोचना बहुत अच्छा है। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके अर्धअमर बनने के बाद आपके लिए एक वास्तविक आध्यात्मिक हथियार बनाऊंगा। हालांकि मुझे लगता है कि तब तक आपको मेरी मदद या सुरक्षा की भी ज़रूरत नहीं होगी, एल्डर अलेक्जेंडर ने कहा। हाँ, धन्यवाद। एल्डर अलेक्जेंडर का अपमान न करें, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी भी आपकी मदद की आवश्यकता होगी। तब तक आपका कास्टिंग कौशल निश्चित रूप से उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है, अथर्व ने हंसते हुए जवाब दिया। ठीक है, अब आप मेरी चापलूसी करना बंद कर सकते हैं। अर्थ फायर प्लेस खुल गया है। आप तीनों के जाने का समय हो गया है, एल्डर अलेक्जेंडर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर एल्डर अलेक्जेंडर ने अथर्व, कायला और थियो के साथ अर्थ फायर प्लेस की ओर अपना रास्ता बनाया। एक जन्मजात आध्यात्मिक राजा होने के नाते एल्डर अलेक्जेंडर बोन रीइंफोर्समेंट के किसी भी पक्षी, साथ ही अर्धअमर योद्धाओं की तुलना में बहुत तेज चले।
उन्हें वहां पहुंचने में केवल 3 घंटे लगे। अंतहीन पीली रेत वाला क्षेत्र। हवा से वे नारंगी रोशनी में लिपटे पीले रेत वाले क्षेत्र के मध्य भाग को देखने में कामयाब रहे, जो सुरक्षात्मक स्क्रीन की तरह लग रहा था। बिना किसी संदेह के पृथ्वी अग्नि स्थान का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। अध्याय 138। पृथ्वी अग्नि स्थान में प्रवेश करना ऐसा लग रहा था मानो आकाश पीली रेत से ढका हुआ था। जमीन से बवंडर खड़े किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप पीली रेत क्षेत्र के केंद्र में घूम रही थी। पीली रेत हर जगह थी और यहाँ तक कि आसमान जितनी ऊंची थी। ये स्पष्ट था कि इस क्षेत्र का केंद्र पृथ्वी अग्नि स्थान का द्वार था। अथर्व हैरान था कि बड़े जंगली जानवर भी केंद्र में समा गए थे। उनमें से कुछ तो टुकड़ों में भी फट गए थे। बवंडर बहुत शक्तिशाली हैं। अथर्व मदद नहीं कर सका, लेकिन आहें भर रहा था। वह बता सकता था कि बोन रीइंफोर्समेंट के सबसे शक्तिशाली योद्धा भी अपनी जान गंवा सकते थे अगर उन्हें केंद्र में समा लिया जाता। हर कोई बवंडर के रुकने का इंतजार कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे लोग आसमान में बड़े पक्षियों पर खड़े थे। वहां बहुत से अर्धअमर लोग थे जो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। जैसे ही वे करीब आए, अथर्व ने तुरंत इन जन्मजात आत्माओं को पहचान लिया, क्योंकि एल्डर अलेक्जेंडर ने उन्हें सिर हिलाकर अभिवादन किया। एल्डर अलेक्जेंडर ने कहा, हर बार जब अर्थ फायर प्लेस का गेट दिखाई देता है तो उसके चारों ओर एक तूफान आता है। इसे रुकने में कई घंटे लगेंगे। आप सभी को किसी भी समय तैयार रहना चाहिए, अधिमानतः क्योंकि गेट के माध्यम से अर्थ फायर प्लेस में प्रवेश करने के लिए आपके पास केवल 1 घंटा है। इसलिए आपको समय पर अंदर जाना चाहिए, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने अपनी स्टोरेज रिंग से 3 जेड टैबलेट निकाली और उन्हें अथर्व, कायला और थियो को सौंप दिया। मैंने अपनी जन्मजात आध्यात्मिक ऊर्जा को इन जेड गोलियों में रखा है, जो आपको पृथ्वी अग्नि स्थान के रास्ते से गुजरते समय एक साथ रहने में मदद करेगी। जिस क्षण आप गेट में प्रवेश करेंगे, आप जल्द ही अंतरिक्ष की शक्ति से अलग हो जाएंगे। इससे पहले कि आप तीनों अलग हो जाएं, आप इन जेड गोलियों को कुचल सकते हैं और वे आप सभी को एक साथ रहने में मदद करेंगे, एल्डर अलेक्जेंडर ने समझाया। समझ गए, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और केवल सिर हिलाकर जवाब दिया। तारानकन, एल्डर अलेक्जेंडर, आप आखिरकार यहाँ पहले आ गए। अचानक पीछे से एक स्पष्ट आवाज़ उनके पास आई। उन्होंने पलट कर देखा और 5 लोगों को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। 5 लोगों में एंड्रू और इवान थे, जिन्हें अथर्व ने पहचान लिया। वह महिला जो आगे चल रही थी, अथर्व को बहुत आश्चर्य हुआ। वह एंड्रू जितनी ही लंबी थी। वास्तव में वे दोनों बहुत समान दिखते थे। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह वास्तव में एक बदसूरत महिला थी। जब वह हमारे पास आ रही थी तो मैं इस महिला की ऊर्जा को क्यों महसूस नहीं कर सकता था। मैं बस इतना बता सकता हूं कि वह एक जन्मजात आत्मा है, बिल्कुल चीफ जेनिथ और एल्डर अलेक्जेंडर की तरह। अगर मैं सही हूं तो वह एंड्रू की मां होनी चाहिए, अथर्व ने सोचा। उसने तुरंत एंड्रू और इवान के जानलेवा इरादे को भांप लिया। उनके चेहरों पर ऐसा भाव था जो कह रहा था, तुम कमीने, तुम्हें पृथ्वी अग्नि स्थान में दफनाया जाएगा। अथर्व मुस्कुराया। उसे अपने सामने खड़े लोगों से बिल्कुल भी खतरा महसूस नहीं हुआ। इसके अलावा उसके अंदर भी जानलेवा इरादा था। उसने पहले ही एंड्रू और इवान को पृथ्वी अग्नि स्थान में दफनाने का फैसला कर लिया था। ओह मिया, तुम यहाँ हो, एल्डर अलेक्जेंडर ने विनम्रता से अभिवादन किया। एल्डर अलेक्जेंडर, तो यह आपका नया शिष्य है। मैंने सुना है कि इसमें कास्टिंग का हुनर है। अथर्व, मिया अथर्व की ओर मुड़ी। उसने मुस्कुराते हुए उसका अध्ययन किया। हालांकि उसकी मुस्कान ने अथर्व को वास्तव में असहज कर दिया। इसने उसे अनजाने में ही भयभीत कर दिया। अथर्व उसकी मुस्कान के पीछे छिपी हुई मजबूत हत्या की मंशा को समझ सकता था। हाँ, मुझे लगा कि वह वास्तव में प्रतिभाशाली था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ ले लिया, एल्डर अलेक्जेंडर ने मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से कहा। अच्छा, एल्डर अलेक्जेंडर, आपको उसे प्रशिक्षित करते समय वास्तव में अधिक ध्यान देना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। ऐसे प्रतिभाशाली युवक का अपनी कम उम्र में मर जाना अफसोस की बात होगी, मिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके शब्दों में उसकी हत्या की मंशा झलक रही थी। हाँ, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद, मिया। सौभाग्य से, यह ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, एल्डर अलेक्जेंडर ने उत्तर दिया। ये देखते हुए कि पृथ्वी अग्नि भूमि की विभिन्न शक्तियों के और भी योद्धा थे जो पृथ्वी अग्नि स्थान में प्रवेश करने के लिए यहाँ उड़े थे। आकाश में हर जगह लोग थे। कई घंटों बाद तूफान थम गया। अंत में वे पीली चट्टान पर दर्जनों दरारें देख सकते थे। ऐसा लग रहा था कि दरार ही वह द्वार था जो पृथ्वी अग्नि स्थान की ओर जाता था। ठीक है, द्वार पहले ही खुल चुके हैं, आप सभी अंदर जा सकते हैं। याद रखें, आपके पास जो चाहिए उसे हासिल करने के लिए सिर्फ 3 महीने हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए, आपको तब तक अर्थ फायर प्लेस से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप हमेशा के लिए वहां फंस सकते हैं और मर सकते हैं, एल्डर अलेक्जेंडर ने गंभीर स्वर में कहा। चूंकि वहां पहले से ही बहुत से योद्धा थे जो विभाजन के माध्यम से अर्थ फायर प्लेस में प्रवेश करने में कामयाब हो चुके थे, अथर्व, कायला और थियो ने भी अंदर जाने का फैसला किया। उनके प्रयास के बाद वे एक विभाजन के सामने उतरे और उसमें भाग गए।
जिस क्षण वे विभाजन के अंदर पहुंचे, उन्होंने तुरंत महसूस किया कि एक शक्तिशाली बल उन्हें जकड़ रहा है, जो उन्हें लाल रंग के एक बड़े क्षेत्र में ले जा रहा है। वास्तव में बल इतना मजबूत था कि वे अलग होने वाले थे। सौभाग्य से उनमें से प्रत्येक के पास एक जेड टैबलेट था। अपनी जेड टैबलेट को एक साथ कुचलते हुए उन्होंने महसूस किया कि उनके चारों ओर एक बल दिखाई दे रहा है। यह अधिक शक्तिशाली था, किसी भी बल के विपरीत जिसे उन्होंने पहले अनुभव किया था। इसने उन्हें एक साथ रहने के लिए मजबूर किया। आधा घंटा बीत गया और वे आखिरकार पहुंच गए। उतरने पर उन्होंने पाया कि उनके सामने सब कुछ लाल था। उनके आसपास की जगह, जिसमें ज़मीन, फूल, पेड़ और पहाड़ियां शामिल हैं, सभी लाल थे। वे ये भी महसूस कर सकते थे कि उनके आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा लाल थी। ये जगह एक बड़ी भट्टी की तरह लग रही थी। जिस क्षण वे वहां पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि यहाँ का तापमान बहुत अधिक था, जिसने उन्हें खुद को गर्मी से बचाने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए मजबूर किया। यह अर्थ फायर प्लेस है, अथर्व ने चारों ओर देखते हुए बड़बड़ाया। यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खराब। कायला ने आह भरी। वह अर्थ फायर लैंड में जन्मी और पली बड़ी थी, लेकिन यहाँ की गर्मी और भी ज्यादा थी। सभी सावधान रहें। बेहतर होगा कि आप अर्थ फायर प्लेस में किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश न करें। यहाँ की ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि हम इसे संभाल नहीं पाएंगे, थियो ने चेतावनी दी। ठीक है, अगर हम यहाँ की किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं करते हैं तो हम कैसे जीवित रहेंगे? अथर्व नोवेलबिन ने संदेह से पूछा। चिंता मत करो, मैंने हमारे लिए पहले से ही कुछ तैयार कर रखा है, थियो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। थियो ने एक काले बैग से 2 समान छोटे बैग निकाले और उन्हें अथर्व और कायला को सौंप दिया। यह एक स्टोरेज बैग है, अथर्व चिल्लाया। जब थियो ने उसे एक स्टोरेज बैग दिया तो वह हैरान रह गया। हालांकि स्टोरेज बैग स्टोरेज रिंग जितना मूल्यवान नहीं था, लेकिन केवल बोन रीइंफोर्समेंट के उन्नत चरण में योद्धा ही इसे रखने के योग्य थे। हाँ, यह एक स्टोरेज बैग है। यहाँ तक कि डेमी स्पिरिट लेवल तक पहुँचने वाले कास्टिंग मास्टर भी इसे बनाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अंतरिक्ष के रहस्य को समझना और उस बेहतरीन कला को फिर से बनाना वाकई मुश्किल है, थियो ने कहा। मैंने अपने गुरु से कई दिनों तक विनती की है और आखिरकार वह हमारे लिए 3 स्टोरेज बैग बनाने के लिए सहमत हो गई है। हालांकि इसके अंदर की जगह बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन अभी के लिए ये हमारे लिए पर्याप्त है, उन्होंने आगे कहा। मैंने अंदर 500 आध्यात्मिक ऊर्जा पोषण गोलियां भी रखी हैं। हम अगले 3 महीनों तक गोलियों पर भरोसा कर सकते हैं, उन्होंने कहा। हाँ, आप बहुत विचारशील हैं। धन्यवाद थियो, अथर्व ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। फिर उसने बैग ऊपर रख दिया। वह ये जानकर खुश था कि थियो ने उसके बारे में सोचा। ठीक है, तो ठीक है, चलो पृथ्वी अग्निस्थान में आगे बढ़ते हैं, थियो ने सुझाव दिया। अध्याय 139 अग्नि उल्कापिंड। ऐसा कहा जाता था कि पृथ्वी अग्निस्थान के गहरे हिस्से में कई खजाने और अवसर दिखाई देंगे। परिधि के साथ कुछ भी उपयोगी नहीं था, केवल नाचती हुई लपटें थीं जो सब कुछ निगल रही थीं। रास्ते में उन्हें केवल भीषण गर्मी का एहसास हुआ। ये किसी भी तरह से एक आरामदायक यात्रा नहीं थी। 3 महीने की समय सीमा उनके लिए बहुत लंबी अवधि नहीं थी। फसल प्राप्त करने के लिए उन्हें पृथ्वी अग्निस्थान की गहराई में जाने के लिए हर सेकंड का पूरा उपयोग करना था। तुरंत उन सभी ने पृथ्वी अग्निस्थान की गहराई में अपनी यात्रा शुरू करने से पहले एक आध्यात्मिक ऊर्जा पोषण की गोली ली। पृथ्वी अग्निस्थान में कई अज्ञात खतरे छिपे हुए थे। उन्होंने हर समय खुद को चरम ऊर्जा में बनाए रखने का ध्यान रखा। गोली उन्हें अपनी ऊर्जा बनाए रखने और उन्हें सतर्क रखने में मदद करेगी। चूंकि यहाँ हमले आमतौर पर अचानक होते थे, इसलिए उन्हें किसी भी क्षण खुद का बचाव करने के लिए तैयार रहना था। जैसे ही वे गहराई की ओर बढ़े, अथर्व ने खुद से सोचा, यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में काफ़ी तीव्र है। शायद मैं इसका लाभ उठाने के लिए इसे अवशोषित कर सकता हूँ। लेकिन थियो ने कहा कि यह काम नहीं करेगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए उसने अपने आसपास की हवा से थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश की। तुरंत उसे पता चला कि थियो ने जो कहा था वह सच था। इस स्थान के बाहर जब उसने आध्यात्मिक ऊर्जा को अंदर खींचा तो उसे काफ़ी आराम महसूस हुआ। लेकिन जिस क्षण उसने यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया, उसने महसूस किया कि उसके अंग बहुत जल रहे हैं। भले ही उसका शरीर 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूले की 5वीं डिग्री पर था, लेकिन वह लगभग इसका सामना नहीं कर सकता था। इसके अलावा तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर तेजी से फैल गई, उसके मेरिडियन को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। लानत है, थियो सही था। अथर्व ने चुपके से आह भरी। आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने और इसे अपने शरीर के अंदर स्वतंत्र रूप से बहने से रोकने के लिए कड़ी मेहनत की। हालांकि उसी समय कुछ हुआ। उसके आध्यात्मिक मेरिडियन के दूसरे खंड में ज्वाला क्षेत्र ने अचानक पृथ्वी अग्निस्थान से आध्यात्मिक ऊर्जा पर प्रतिक्रिया की। आग की एक किरण क्षेत्र से बाहर निकली और तेजी से उसके मेरिडियन में चली गई।
पलक झपकते ही ये पहले से ही था, इस स्थान से आध्यात्मिक ऊर्जा तक पहुंचकर वापस अपने स्रोत पर लौटने से पहले इसकी ऊष्मा को अवशोषित कर लिया। उसके बाद अथर्व को अचानक कोई ऊष्मा या तीव्रता महसूस नहीं हुई। पृथ्वी अग्नि स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा अब उतनी ही शांत और आनंददायक थी जितनी बाहर से आती है। फ्लेम जोन इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा से ऊष्मा को अवशोषित कर सकता है। अथर्व ने सोचा, इस खोज से चौंक गया और उत्साहित हो गया। विवेकपूर्वक उसने अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश की। पहले की तरह फ्लेम जोन से आग की एक किरण फूट पड़ी और उनसे ऊष्मा को अवशोषित कर लिया। इसके अलावा जोन उसे कुछ बता रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे सुझाव दे रहा हो कि वह अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता रहे। अगर मैं सही हूं तो फ्लेम जोन इस स्थान की आग से पनपता है, अथर्व ने अनुमान लगाया। मुझे अब आध्यात्मिक ऊर्जा पोषण की गोली लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ये करने के लिए जोन है। उसने सोचा था कि उसने अपनी खुशी को अच्छी तरह से छिपा लिया है। हालांकि थियो और कायला ने उसके उत्साहित भाव को देखा। अथर्व, तुम इतने खुश क्यों दिख रहे हो? क्या तुमने कुछ दिलचस्प सोचा है? हमें बताओ। चलो इस एकाकी और उबाऊ यात्रा में कुछ खुशियां बांटते हैं। थियो ने मुस्कुराते हुए पूछा। ओह थियो, कुछ नहीं, असल में मैं बस एक चुटकुला याद कर रहा था जो मेरे दोस्त ने मुझे एक बार सुनाया था, अथर्व ने कहा। उसने इसे कम से कम अभी के लिए गुप्त रखने का फैसला किया। हंफ, क्या बेवकूफ़ है। कायला ने अथर्व को तिरस्कार भरी नज़र से देखा, सूंघते हुए और अपनी आंखें घुमाते हुए। गुर्रर्रर्र। अचानक उन्होंने कई बार किसी चीज़ को खतरनाक तरीके से गुर्राते हुए सुना। उन्होंने हिम्मत जुटाई और करीब से देखा। 3 भेड़िए, जिनमें से प्रत्येक के 2 सिर थे, उन पर क्रूरता से दौड़ रहे थे। उनके शरीर के चारों ओर जलती हुई लपटें थीं। ये ज्वलंत 2 सिर वाला भेड़िया है, थियो ने कहा। उन्हें देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। जानवर, ऐसा लगता है कि हम इस जगह की परिधि को छोड़कर जल्द ही केंद्र तक पहुंचने वाले हैं, कायला ने कहा। कायला ने फिर लड़ाई के लिए कमर कस ली और भेड़ियों पर टूट पड़ी। अथर्व और थियो ने उसे हाथ लगाने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने अपनी आंतरिक शक्तियों से महसूस किया कि ये जानवर ज्यादा से ज्यादा रक्त शोधन की 3री कक्षा के थे। कायला रक्त शोधन की 6ठी कक्षा की योद्धा थी। यह उसके लिए आसान जीत होगी। कुछ ही समय में उसने भेड़ियों को मार डाला। इस बीच अथर्व तुरंत उनके शवों को इकट्ठा करने गया और उन्हें थियो द्वारा दिए गए थैले में डाल दिया। अथर्व, तुम उन्हें क्यों रखते हो? वे बिल्कुल भी उपयोगी नहीं हैं, थियो ने उत्सुकता से पूछा। कायला ने भी अथर्व की ओर देखा, उसके चेहरे पर हैरानी थी। हम उन्हें भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उपवास की गोली का स्वाद बहुत ही भयानक है। क्या तुम पूरे रास्ते केवल वही खाना चाहते हो? इन भेड़ियों के साथ कम से कम हमारे पास एक और विकल्प तो होगा, अथर्व ने मुस्कुराते हुए समझाया। ओह हाँ, तुम सही हो अथर्व, ये काफ़ी चतुर और विचारशील विचार है, थियो ने खुशी से उत्तर दिया। फिर वे अपने रास्ते पर चले गए। लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद उन्होंने महसूस किया कि गर्मी और भी अधिक तीव्र हो रही है। यह एक स्पष्ट संकेत था कि वे पृथ्वी अग्नि स्थान की गहराई तक पहुंचने वाले थे। रास्ते में उन्हें और भी जानवर मिले। सौभाग्य से वे सभी विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थे और बहुत आसानी से मारे गए थे। अथर्व ने उनके अधिकांश शवों को इकट्ठा किया और उन्हें बैग में डाल दिया। धमाका धमाका। आगे बढ़ने पर उन्होंने जमीन पर कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। ये बहुत तेज गति से चल रहा था। वे तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा, सिर हिलाया और फिर जांच करने के लिए आगे बढ़े। जब वे करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अलग अलग आकार और साइज के सैकड़ों पत्थर आसमान से गिर रहे थे, जो लाल रंग की जमीन की सतह पर काफ़ी जोर से टकरा रहे थे। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उन पर आग की लपटें जल रही थीं। हे भगवान, हम कितने भाग्यशाली हैं। जिस क्षण हम इस जगह की गहराई में पहुंचे, हमें अग्नि उल्कापिंड मिले। आज वाकई सौभाग्य का दिन है। थियो और कायला उत्साहित हो गए, पत्थरों को हवा में उड़ते और आखिरकार जमीन पर गिरते देखकर। अग्नि उल्कापिंड, वे क्या हैं? अथर्व ने हैरान होकर पूछा। आप अभी तक उनके बारे में नहीं जानते? तो फिर मैं आपको समझाता हूँ। अर्थ फायर प्लेस में कुछ पत्थर आग के साथ आसमान से गिरते हैं और कुछ क्षेत्रों पर गिरते हैं। लोग उन्हें अग्नि उल्कापिंड कहते हैं। कोई नहीं जानता कि वे वास्तव में कहाँ से आते हैं। ये सदियों से एक रहस्य रहा है, थियो ने समझाया। उनमें से कुछ में अग्नि तत्व नष्ट हो जाता है। ये तत्व दुनिया में एक तरह की शुद्ध ऊर्जा है, बिल्कुल शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की तरह। ये योद्धाओं और जादूगरों दोनों के लिए बेहद उपयोगी है। अगर हम कुछ तत्व प्राप्त कर सकें तो वे हमारी प्रगति के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। अग्नि तत्व, अथर्व ने थियो से मिली इस जानकारी को ध्यान से देखते हुए खुद से कहा। बात करना बंद करो और आगे बढ़ो। तुम समय बर्बाद कर रहे हो। उल्कापिंडों की बारिश ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली है। मेरा अनुमान है कि ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे तक। चलो चलते हैं, कायला ने कहा, इससे पहले कि वह पत्थरों की ओर भागती।
उसने अपनी तलवार निकाली और उन पर वार किया। लगभग 1 दर्जन पत्थरों को काटने के बाद उसे उनमें से एक में अग्नि तत्व मिला। अरे, इसे देखो, मुझे अग्नि सार मिल गया! कायला उत्साह से चिल्लाए। अथर्व और थियो तुरंत उसके पास आए, पत्थर को ध्यान से देखते हुए। वाह, कमाल है! बढ़िया काम, कायला! थियो ने उसकी प्रशंसा की। हाँ, ये बहुत सुंदर है, अथर्व ने कहा। उसने अग्नि सार को देखा। इसका आकार गोलाकार था और यह एक आदमी की मुट्ठी जितना बड़ा था। इसकी बनावट से अथर्व ने अनुमान लगाया कि यह जलते हुए मैग्मा से बना हो सकता है। अथर्व सार से शुद्ध ज्वाला ऊर्जा महसूस कर सकता था। उसका ज्वाला क्षेत्र हिल गया और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने लगा। इससे प्रेरित होकर उसने अपनी कृपाण निकाली और कायला से जुड़ गया। लगभग 4 घंटे बाद अग्नि उल्कापिंडों की बारिश धीरे धीरे बंद हो गई। उनमें से प्रत्येक ने सफलतापूर्वक 20 से अधिक अग्निसार एकत्र किए थे। उन्हें देखो, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। हम वास्तव में भाग्यशाली थे कि हम पहुंचने के ठीक बाद इतनी सारी एकत्र करने में कामयाब रहे। थियो ने खुशी से आह भरी, अभी भी उत्साह और अविश्वास महसूस कर रहा था। धमाका! थियो ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, उन्हें आसमान से एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अपना सिर उठाया और देखा कि 100 मीटर व्यास का एक अग्नि उल्कापिंड जमीन की ओर तेजी से आ रहा था। यह अग्नि उल्कापिंड का आखिरी टुकड़ा था। ये बहुत तेज ज्वाला शक्ति के साथ जल रहा था। देखो, एक बहुत बड़ा अग्नि उल्कापिंड, और इसकी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली। इसमें अग्निसार होना चाहिए। ये वाकई बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। सब लोग आगे बढ़ो, चलो इसके लिए तैयार हो जाओ। थियो ने विशाल पत्थर की ओर इशारा किया और उत्साह से चिल्लाया। अथर्व और कायला हरकत में आ गए। एड्रेनालाइन का संचार होने लगा। यह अग्नि उल्कापिंड अब हमारा है। एक अपरिचित आवाज ने अचानक उन्हें बीच में रोक दिया, जिससे वे अपनी जगह पर ही रुक गए। अध्याय 140। गू के परिवार के 3 भाई बहन। विशाल अग्नि उल्कापिंड के दलदल से 3 आकृतियां दिखाई दीं। जब धुआं गायब हुआ तो 2 सुंदर पुरुष और एक सुंदर महिला दिखाई दी। कैसाडो, मुझे पता था कि यह तुम ही हो, काइला ने ठंडी आवाज में कहा। उन्हें देखकर चौंक गई। हाँ, कैसाडो ने जवाब दिया, उलझन में फिर भी उसके अंदर शांति थी। मैं हैरान हूं कि कास्टिंग गिल्ड की काइला ने मुझे, एक औसत आदमी को, पहचान लिया। कैसाडो ने अपनी नर्म आवाज में काइला के ठंडे स्वागत को सुनने के बाद एक उलझन भरी नजर से जवाब दिया। कैसाडो के पीछे खड़ी महिला ने काइला को घूरते हुए अपने होंठ सिकुड़े। उसके चेहरे पर ईर्ष्या साफ झलक रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि हर युवा महिला शिष्या काइला के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी, क्योंकि पृथ्वी अग्नि भूमि के सभी पुरुष नोबेलबिन शिष्य काइला को देवी मानते थे। लेकिन काइला के पास कोई जवाब नहीं था। वह उन्हें घूरती रही। कैसाडो, आपको बहुत सावधानी से सोचना चाहिए कि आपका परिवार कितना कमजोर है, इससे पहले कि आप हमसे फायर मेटियोराइट लेना चाहें, थियो ने उसी समय कहा। भाई सुनो, थियो सही कह रहा है। हमारा परिवार कास्टिंग गिल्ड की अवहेलना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, टायलर ने कैसाडो से कहा। टायलर, मैं तुम्हारे मुंह से निकले शब्दों से डर गया हूं। लेकिन ये स्पष्ट था कि वे मान लिए गए लहजे में खारिज कर रहे थे। अंदर ही अंदर वे जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। भाइयों, उनसे बात करना बकवास है। जल्दी करो, हमें फायर मेटियोराइट लेने के बाद पृथ्वी के फायर प्लेस में गहराई तक जाना है, एलेन ने सीधे गुस्से में चिल्लाया। काइला और थियो दोनों उदास दिखे। ठीक है, हम अब तुमसे बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। तुम जा सकते हो, लेकिन फायर एसेंस को छोड़ना होगा, कैसाडो ने शांति से कहा। तुम्हारी कास्टिंग की प्रतिभा के लिए तुम किसी और के नहीं बल्कि खुद के ऋणी हो। हालांकि तुम पृथ्वी अग्नि भूमि में प्रसिद्ध हो, लेकिन तुम मार्शल आर्ट में उतने मजबूत नहीं हो, इसलिए मुसीबत मत मोल लो। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारे पीछे वाला आदमी अथर्व है। अपना मैनुअल भी सौंप दो, अथर्व, टायलर ने लालच से कहा, अथर्व पर व्यंग्य करते हुए। हालांकि वे मैनुअल का धार्मिक रूप से अभ्यास नहीं कर सकते थे, लेकिन वे लोग अथर्व के शक्तिशाली मैनुअल को प्राप्त करना चाहते थे। उन्हें बाहर जाकर इस मैनुअल को बेचने के बाद एक अप्रत्याशित लाभ कमाना चाहिए। ठीक है, हमें आजमाओ, कायला ने व्यंग्य किया। कायला को बुराई से घृणा थी और वह थोड़ी घमंडी भी थी। इसलिए जब उसने कैसाडो की तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी सुनी तो वह तुरंत क्रोधित हो गई। बेशक वह अभी बहुत चिढ़ी हुई थी। अगर तुम ऐसा करने से इनकार करोगे तो तुम्हें इसका पछतावा होगा, एलेन ने ठंडे स्वर में कहा। वह कायला की दिशा में चली गई और उनसे लड़ने लगी। कभी कभी महिलाओं के बीच ईर्ष्या पुरुषों के बीच घृणा से भी ज्यादा क्रूर होती है। थियो, मैं तुमसे लड़ने जा रहा हूं। टायलर अब इस शोर को बर्दाश्त नहीं कर सका और भावहीन स्वर में थियो के पास चला गया। टायलर के लिए कास्टिंग की प्रतिभा को अपमानित करना बहुत सुविधाजनक और सुखद काम था। थियो थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसे परिस्थितियों के अनुसार लड़ना पड़ा। उनके बीच तुरंत लड़ाई हो गई। कायला और एलेन रक्त शुद्धिकरण की 6ठी कक्षा में थे। टायलर और थियो रक्त शुद्धिकरण की 7वीं कक्षा में थे। हालांकि कायला और थियो केवल एक पल के लिए खराब शुरुआत में आए।
हालांकि कायला और थियो रूनिक शक्ति की मदद से लड़ सकते थे, युद्ध के अनुभव की कमी के कारण अथर्व को एहसास हुआ कि वे अपनी सारी ऊर्जा कास्टिंग पर खर्च कर सकते हैं। ऐसा कहने के बाद इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि कायला और थियो हारने वाले थे। कैसाडो और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण हो गया और सीधे अथर्व की ओर चला गया। वह एक कृपालु स्वर में चिल्लाया, मैनुअल सौंप दो या तुम्हें एक दर्दनाक सबक सीखना होगा। मुझे पूछना है, अगर मैं तुम्हें मैनुअल दे दूं तो क्या मेरे लिए जीवित रहना संभव है? अथर्व ने उत्सुकता से पूछा। कास्टिंग गिल्ड हमारे परिवार से बहुत अधिक शक्तिशाली है, तुम्हें क्या लगता है? कैसाडो ने व्यंग्य किया, लेकिन मैं तुम्हारी मृत्यु को शीघ्र सुनिश्चित करूंगा। ये बेतुका है। चूंकि तुम मुझे मरना चाहते हो, चाहे मैं इसे दूं या न दूं, मुझे इसे तुम्हें क्यों देना है? अथर्व मुस्कुराया। एक हत्या का इरादा था। अथर्व उन्हें देखते ही मार डालने के लिए तैयार था। आखिरकार उन्होंने अथर्व को जाने देने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए विनम्रता की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तुम्हारे ऊपर नहीं है, कैसाडो ने गुस्से से कहा, और रक्त शोधन की 7वीं कक्षा के शिखर से उसका रक्तप्राण अथर्व की ओर उड़ गया। इस बार कैसाडो ने उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा, जो कि एक तेज आवाज के साथ था। ठीक है, तुम मेरी आइस केज फिंगर्स की शक्ति को आजमा सकते हो, अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा। गति ने उसके रक्त को उत्तेजित कर दिया। उसकी ठंडी शक्ति ने उसके दाहिने हाथ को लपेट लिया। जब अथर्व ने आइस केज फिंगर बजाया तो अंतहीन बर्फ एक साथ इकट्ठा हो गई और लगभग 7 मीटर लंबी एक ठंडी उंगली में बदल गई। और ठंडी उंगली आसमान से तेजी से कैसाडो की ओर बढ़ी। ये कैसे संभव हो सकता है? आइस केज फिंगर की मजबूत शक्ति को महसूस करने के बाद कैसाडो ने आश्चर्य से कहा। अथर्व के हमले की शक्ति के अलावा उसने कुछ और महसूस किया, कुछ बेहद खतरनाक। कैसाडो ने बिना किसी हिचकिचाहट के पलक झपकते ही अथर्व के हमले का सामना करने के लिए अपने अंदर बची हुई ताकत जुटाई। भंवर मुट्ठी। कैसाडो ने दहाड़ लगाए। उसकी मुट्ठी और अथर्व की आइस केज फिंगर्स टकरा गईं। बूम बूम, हवा में एक जोरदार और बहरा करने वाला धमाका हुआ। लेकिन अथर्व की बर्फ के पिंजरे की उंगलियों से निकलने वाली ठंडी शक्ति कैसाडो की बांह पर थी और फिर उसके शरीर में फैल गई और उसकी बांह मुड़ गई। कैसाडो किसी भी क्षण बर्फ की मूर्ति बनने वाला था। हालांकि जब बर्फ की मूर्ति ने धीरे धीरे अपना रूप लिया तो वह टूटने लगी। जाहिर है उसे हिलने से रोकना असंभव था। अथर्व हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके लिए कैसाडो पर जोरदार हमला करना ही काफी था। अथर्व का मुक्का उसके सीने पर तेजी से लगा था जब कैसाडो बर्फ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। कैसाडो ने अपने मुंह से खून थूका और उसे घृणा से पोंछा। लाल जमीन पर गिर गया और कई बार इधर उधर लौटने लगा। कैसाडो अभी भी लेटा हुआ था, उसके मुंह से खून निकल रहा था। अथर्व के मुक्के ने उसकी पूरी छाती को धंसा दिया था और उसके अंगों को बिल्कुल काला कर दिया था। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? अंतहीन छाया के सदस्य और रक्त शोधन के 7वीं कक्षा के शिखर पर हत्यारे दोनों ही मुझे नहीं हरा सकते, अकेले तुम ही। अथर्व ने गंभीरता से कहा, कैसाडो की आंखों में डर को अनदेखा करते हुए। अथर्व भी आइस केज फिंगर्स की शक्ति से हैरान था। अगर आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली आइस केज फिंगर्स न होती तो अथर्व निश्चित रूप से कैसाडो को हराने के लिए बहुत प्रयास करता। आखिरकार कैसाडो रक्त शोधन की 7वीं कक्षा में एक योद्धा था और अथर्व रक्त शोधन की 5वीं कक्षा में केवल एक नौसिखिया था। अथर्व एक ऊंची छलांग के साथ कैसाडो के पास आया और कैसाडो को एक और शक्तिशाली झटका दिया। रुको, नहीं तो हम तुम्हारे साथ तलवारें तान लेंगे। टायलर और एलेन ने भयानक लड़ाई के दृश्य को देखकर उत्सुकता से चिल्लाया। लेकिन अथर्व ने उनकी बात अनसुनी कर दी, क्योंकि वह उन लोगों पर कभी दया नहीं दिखा सकता था जो उसे मारना चाहते थे। अथर्व ने पूरी ताकत से कैसाडो के सिर पर वार किया।